दो तरीके होते हैं जिंदगी जीने के, और दोनों ही ठीक तरीके हैं। जब तक हम बच्चे होते हैं ना, हमको लगता है कि ये ठीक है, ये गलत है। एक समय के बाद लगता है कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, दोनों ठीक है। जैसे आईएएस की तैयारी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आता है। जैसे एक सवाल एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े, एक सवाल है अखबार पढ़े कि ना पढ़े, एक है कि आंसर पॉइंट्स में लिखें या पैरा में लिखें। ठीक है, ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनको लेके दुविधा रहती है बच्चों को बहुत ज्यादा। अब इनका सही आंसर क्या है? सच बात है कि दोनों आंसर सही हैं। मैं ऐसे पचासों बच्चों को जानता हूं जिन्होंने एनसीईआरटी बहुत ध्यान से पढ़ी और आईएएस बन गए, और ऐसे पचासों को भी जानता हूं एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, वो भी आईएएस बन गए। अब इन दोनों तथ्यों को मिलाने के बाद क्या निष्कर्ष निकाले? ऐसे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने रोज 3 घंटे अखबार पढ़ा, आईएएस टॉप कर गए। ऐसों को भी जानता हूं अखबार नहीं पढ़ते थे, वेबसाइट से काम चलाते थे, वो भी आईएएस बन गए। क्या निष्कर्ष निकाले? अगर आपने केवल एक ही बात सुनी तो आप कहेंगे हाँ ये उत्तर है। दोनों की सुन ली तब क्या करेंगे? अब फिर देखिए 5 साल पहले क्या हुआ। आईएएस के टॉपर फर्स्ट रैंकर ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा? पूछा गया कि भाई आंसर पॉइंट्स में लिखें या पैरा में लिखें, तो उसने क्या कहा? मैंने अपने सारे आंसर पॉइंट्स में लिखे और मेरे जीएस में हाईएस्ट मार्क्स हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पॉइंट्स में लिखना अच्छा रहता है। लोगों ने कहा वाह, अंतिम उत्तर मिल गया। नेक्स्ट ईयर फर्स्ट रैंकर, जीएस में हाईएस्ट मार्क्स, फिर क्वेश्चन पूछा गया, उन्होंने कहा मैंने अपने सारे आंसर्स पैराग्राफ में लिखे, कहीं पॉइंट्स नहीं बनाए, और क्योंकि मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं मुझे लगता है कि पैरा में आंसर लिखना ज्यादा अच्छा होता है। जिसने एक ही आंसर पढ़ा वो तो मस्त है एकदम, जिसने दोनों पढ़ ली वो क्या करे? तो मैच्योरिटी का एक मतलब ये भी होता है कि आपको ना डाइवर्सिफाइड आंसर्स पता होते हैं, और जब आपको सारे आंसर सुन लिए तो आप समझ जाते हैं कि कोई अंतिम रास्ता ऐसा है नहीं कि इस पे चलेंगे तो ही बात बनेगी। और ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। अब जैसे आप किसी के घर में आर्थिक समस्या है कि मैं पहले छोटी नौकरी कर लूं फिर आरएएस का सोचूं, कुछ क्या बोलेंगे पहले मैं आरएएस की छोटी नौकरी कर लूं फिर आईएएस का सोचूं। ये भी तय नहीं है ना कि आरएएस छोटी नौकरी है कि बड़ी नौकरी है। जिसकी निगाह आईएएस पे उसके लिए आरएएस छोटी नौकरी है कि सर आईएएस करूं या पहले आरएएस निकाल लूं जल्दी से। दूसरा क्या बोल रहा, सर आरएएस करूं या पहले कुछ और छोटा निकाल लूं जल्दी से। ये भी तय नहीं है कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। फिर छोटी नौकरी जो आप कह रहे हैं कितने टाइम में निकलती है, कितनी मेहनत से निकलती है, मुझे उसका आइडिया है नहीं। मैं तो एक बात जानता हूं, मतलब आज मैं जीवन के जिस बिंदु पे हूं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या जाने दुनिया क्या होती है, पर आपकी उम्र में मैं आपसे खराब स्थिति में था, इतना मैं निश्चित रूप से जानता हूं। आप लोगों ने शायद 17 साल की उम्र में नौकरी नहीं की होगी, मैंने वो भी की हुई है, सेल्समैन की नौकरी की हुई है। मैं आपसे ज्यादा गंभीर और कठिन जीवन जी चुका हूं, अच्छे से जानता हूं कि जीवन की कठिनाइयां क्या होती हैं। आप में से 99% से ज्यादा कठिन जीवन में जी चुका हूं। 1-8% मुझसे कठिन जीवन जी रहे होंगे निश्चित रूप से, लेकिन अधिकांश की तुलना में मैंने जिया है। मुझे अच्छे से पता है कि जीवन में अंततः एक चीज काम आएगी। एक तो ये कि आपने सपना क्या देखा, उसके लिए कितनी मेहनत की। अगर आप सपना देखें, जम के मेहनत करें, तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है कि आपका रैंक थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए, इस साल ना हो अगले साल हो जाए। ये नहीं हो सकता कि आप कहीं भी ना हो। दूसरी बात, अगर आपके अंदर इतनी स्मार्टनेस है कि आप स्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं और जीवन के साथ चल सकते हैं, तो आज की दुनिया में इतनी संभावनाएं हैं किसी के लिए भी कि किसी की भूखे मरने की नौबत नहीं आती है, अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हैं। ये कहने की बात है कि देश में बहुत बेरोजगारी है, सच बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी लोग रोजगार लेके बैठे हैं, उनको लोग मिलते नहीं काम करने के लिए जो काम ठीक से कर सके, निभा सके। इसलिए अगर आप में क्षमताएं ठीक ठाक हैं तो डरने की जरूरत एकदम नहीं है, ये दुनिया आपके लिए ठीक है। राजस्थान में बोलते हैं ना वीर भोग्या वसुंधरा, वो जो कंसेप्ट है वो आराम से चलता है इस दुनिया में। तो अगर आपकी घर की कंडीशंस बहुत खराब हैं,
मेरा ख्याल है कि आरएएस की तैयारी करना ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आरएएस की तैयारी करने के साथ एक ऑप्शन लेके चलिए, चाहे टीचिंग का लेके चलिए। यह जो रीट की परीक्षा होती है, मैंने सुना राजस्थान की राष्ट्रीय परीक्षा होती है वो, है ना। हर हर बच्चा वो परीक्षा देना चाहता है कि भाई मैं कम से कम टीचर बन जाऊं। और ये बात इस सेंस में सही है कि जो आईएएस या पीसीएस की तैयारी करते हैं गंभीरता से ना, उनके लिए अपने विषयों में टीचिंग करना, जो टीचिंग का उद्देश्य लेके चल रहे हैं उनकी तुलना में ज्यादा आसान होता है। अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये प्रश्न यहां से किसी का था ना, किसी बच्चे का, इसलिए मैं यहां देख के जवाब दे रहा हूं आप लोगों को। अच्छा ठीक है। तो जो सार है वो ये कि यदि आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ी कमजोर पृष्ठभूमि से हैं, कोई एक दूसरी चीज हाथ में इतना लेके चलिए कि दिन में 1-2 घंटे देके जरूरत पड़ने पर वो आपकी पकड़ में आ जाए। चाहे वो टीचिंग हो सकता है, ग्रेजुएशन आपने की ही होगी या कर रहे होंगे, साथ में बीएड जैसा एक अगर हो सके साथ में उसके बाद में वो कर लीजिए, या जो भी एग्जाम होते हैं या रीट का एग्जाम है वो कर लीजिए। कुछ ऐसा कि आरएएस में अगर टाइम लगे, क्योंकि 3 साल में एक बार आरएएस आमतौर पर हो रहा है। बाकी राज्यों में तो हर साल है, बिहार में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हर साल एग्जाम होता है, कैलेंडर उनका एकदम ठीक चल रहा है। यह कैलेंडर नियमित होता तो दिक्कत नहीं होती। दिक्कत है कि अब तैयारी कर लें और उसके बाद एग्जाम 3 साल बाद आया, और उस साल बाई चांस आप चूक गए, फिर 3 साल, तो वनवास जैसा मामला हो गया ना फिर तो। इस चीज से बचने का तरीका ये कि आरएएस की तैयारी प्लस कोई एक ऐसा एग्जाम जो आपको लगता हो कि मैं कर सकता हूं, इतना कर लीजिए कि जब वो एग्जाम सामने आए और आरएएस उस समय न हो, तो 2-3 महीने पूरी ताकत लगा के आप उसको अपनी मुट्ठी में कर सके और सफल हो जाए। और बाकी तो जिंदगी में अनिश्चितताएं होती ही हैं, उन अनिश्चितताओं से कोई बचा नहीं है, ना कोई बचेगा। पता नहीं क्यों, अगर मैं सोचता हूँ कि इस चैनल की शुरुआत मैंने क्यों की, इसका पर्पस क्या है, अगर एक पर्पस तय करना हो, बाकी पर्पस तो सारे होते ही हैं। प्रसिद्धि की चाह भी एक पर्पस हो सकता है इसका, सबके मन में होता है, तो मेरे मन में भी होगा ही। लेकिन अगर मैं सोचूं कि इसका दरअसल एक ईमानदार पर्पस क्या है इस चैनल का, तो मुझे लगता है कि मैं अपने कंट्रीब्यूशन के तौर पर यह चाहता हूं कि हमारा समाज सोचने विचारने की प्रक्रिया में बेहतर समाज बने। हम एक सेंटिमेंटल समाज के रूप में ना हो, हम एक इंटेलेक्चुअल समाज भी तो हो। सामाजिक चर्चाओं में, विमर्शों में थोड़ी गहराई हो, चिंतन बेहतर हो। हम अफवाहों से क्यों बहें। इसलिए सोचा कि पहला टॉपिक क्यों ना यही रखें कि सोचा कैसे जाए, फैसले कैसे किए जाए। मैं क्लास में एक कहानी अक्सर सुनाता हूं पंचतंत्र की, थोड़ा बदल के सुनाता हूं। पंचतंत्र आप जानते हैं, विष्णु शर्मा का एक कहानी संकलन है प्राचीन काल का। उसमें कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें नॉर्मल लाइफ के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में एक लेसन देती हैं, सीख देती हैं। उसमें एक कहानी का नाम था, अगर मुझे ध्यान है, मैं स्कूल में पढ़ता था, उसका नाम था पंडित की बकरी। कहानी थोड़ी सी अलग थी, मैं उसे थोड़ा सा अलग करके आपको सुनाता हूं ताकि आज के परिवेश में उसका महत्व ज्यादा समझ में आए। कहानी ये है, मैं फिर बता रहा हूं, कहानी में बदल के सुना रहा हूं ताकि बाद में कोई हमला ना करे कि नहीं कहानी तो ये थी, बदल कैसे दी। उस कहानी में यह था कि एक पंडित जी बकरी खरीद के जा रहे हैं। 3 लोगों को लालच है कि बकरी खाएंगे हम। उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक ने कहा कि कुत्ता कहाँ ले जा रहे हो, एक ने कहा कि आप कौन सा पशु बताया, मेरा 3 पशुओं के नाम बोले कि ये कहाँ ले जा रहे हो, वो कहाँ ले जा रहे हो। उन्हें कंफ्यूजन हो गया कि जरूर कोई बहुरूपीय जानवर है, तो छोड़ के भाग गए। मैं इस कहानी को थोड़ा सा मोल्ड करके सुनाता हूं कि एक बार एक आदमी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहा था, सुंदर सा, और 3-4 चोरों की नजर पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आधे दाम पे या उससे कम पे मिल जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने एक साजिश की। बारी बारी वो उस व्यक्ति से रास्ते में मिले। पहले एक व्यक्ति मिला एकदम सीरियस चेहरा बना के। उसने कहा, अरे पंडित जी, बकरी कितने की ली। पंडित जी ने कहा, यार ये तो बछड़ा है, बकरी थोड़ा ना है। तो वो बड़े अच्छे से हंसने कहा, ये बछड़ा है। अच्छा, इतना कह के मुस्कुराते हुए निकल गया वहां से।
पंडित जी को लगा अजीब गधा आदमी है, फिर देखा है तो बछड़ा ही। उसका उतना ही काम था, किया और निकल गया। अब वो आगे चल रहे हैं, करीब 100-200 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी अलग जगह से आया। इनके बीच में आपस में साठ-गांठ है, ये इनको नहीं पता है। दूसरा आदमी आया और आते बोला, वाह पंडित जी कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। अब इसको लगा कि ये तो मामला फंस गया। ध्यान से देखा, बोला नहीं यार मैं तो बछड़ा ही लाया हूं। बोला वही तो मैं कह रहा हूं, देखने में लग रहा है एकदम, लेकिन है मोटी बकरी। ये कह के वो भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उसने कहा, पंडित जी बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे भी, कहाँ मिलेगी ऐसी बकरी। उसने कहा, फिर पंडित ने फिर थोड़ा धमकाते हुए कहा कि यार ये बछड़ा है भाई। लेकिन अब वो दबाव कम बना रहा था, वो खुद दबाव में था। तो वो भी ठहाका मार के ऐसा बोला, बछड़ा ऐसा होता है, अच्छा, ये करके चला गया। और फिर चौथा आदमी जो असली था उनका मास्टरमाइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, फिर वो आया पैसे गिनते हुए। उसने कहा, अरे 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 ऐसा ही बकरा चाहिए, ऐसी बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी, कितने की मिलेगी। तो पंडित जी को लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के ले आया बछड़े के नाम पे या बछिया के नाम पे। फिर लगा घर जाऊंगा घर पे पिटूंगा, इससे अच्छा नुकसान कम कर लेता हूं। तो एज्यूम कीजिए कि उस जमाने में 100 रुपए के आसपास का लिया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 का लिया है। प्लस 100 का, बकरी तो 20 रुपए की आ जाती है, लेकिन ये तो तंदुरुस्त है, अगर आप चाहें तो मैं इसके बदले आपको 40 रुपए दे सकता हूं। और पंडित जी को लगा कि यार चलो 60 का नुकसान सही, कम से कम 80 का तो नहीं होगा। और 40 का उसको दिया और खुश होकर घर लौटे कि बच गया आज तो। अब ये जो पंचतंत्र की कहानी है, ये इसलिए है कि जब हम जीवन में निर्णय करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऊट पटांग से इनपुट्स आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा। और हम जिस दौर में हैं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हैं, सारा ज्ञान ही वहां से आता है। सोशल मीडिया, आप लोग मोबाइल फ़ोन के मरीज़ हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैं भी आधा मरीज़ हूँ, आप भी होंगे ही, आप तो नई जनरेशन के लोग हैं, ज़्यादा मरीज़ होंगे। बिना वजह के मोबाइल फ़ोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे। रील देख रहे हैं तो रील ही देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देख रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है। फ़ोन देखते देखते थक गए और फ़ोन रखा, और 1 मिनट के बाद फिर फ़ोन उठा लिया कि थक गए हैं, क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है आजकल फ़ोन देखने से। ये एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज कन्वे हो रहा है। इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आजकल आ रही है, और वो भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबारों के दौर में लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं थे। आज के दौर में ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, हर भाषा में है, कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोजगार हों जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने, हर मैसेज के बदले 2 रुपए मिलेंगे, तो कोई समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। महाभारत का सोच के देखिए, महाभारत का युद्ध है, एक तरफ पांडव हैं, एक तरफ कौरव हैं। पांडवों के साथ में कृष्ण हैं। नैतिकता के लिए जरूरी है कि पांडव जीतें और कृष्ण इस पूरी योजना के साथ वहां पर हैं। पर पांडव जीत नहीं पा रहे, जिसके कई कारणों में से एक ये है कि कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य भी हैं, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी है। द्रोणाचार्य गुरु तो पांडवों के भी हैं, कौरवों के भी हैं, पर वो राजधर्म का पालन कर रहे हैं, क्योंकि वो जिस राज्य के साथ हैं उसके साथ खड़े हैं। पांडवों की सेना उनको हरा नहीं पा रही है, और अंत में कृष्ण को समझ में आता है कि पांडवों को जितवाने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लेना होगा। कृष्ण कूटनीति के शिखर हैं।
वो युधिष्ठिर से एक बात कहते हैं, पर युधिष्ठिर तैयार नहीं है एक गलत बात कहने के लिए। और अंत में कृष्ण अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके सिचुएशंस बनाते हैं। एक हाथी अश्वत्थामा नाम का, उसकी हत्या होती है। बात फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी है। और द्रोणाचार्य अचानक हताश होने लगते हैं। उन्हें फिर भी लगता है कि एक बार मैं खबर को ऑथेंटिकेट कर लूं, प्रामाणिक है या नहीं चेक तो कर लूं। तो वो अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। पूरी पांडवों की सेना ने, टीम ने जब उनसे कहा, वो तब भी तैयार नहीं हुआ कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब झूठ नहीं है। अश्वत्थामा की हत्या हुई है, हाथी की हुई है, तो क्या हुआ, हुई तो है ही। और तब भी वो चाह रहे हैं कि मैं पूरी बात बोलूं। द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? युधिष्ठिर कह रहे हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, आदमी था या हाथी था। लेकिन जैसे ही नरो वा कुंजरो वा कह रहे हैं, ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजता है कृष्ण का। और उस शंख की आवाज में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात। और क्योंकि वो सुनते हैं सिर्फ इतना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो जाते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, युद्ध भूमि में जमीन पर टिक के बैठ जाते हैं। और इसी क्षण का फायदा उठा के धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। मैं सोचता हूं कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे, यदि मिस इन्फॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? अगर द्रोणाचार्य उस आवाज को सुन पाते, नरो वा कुंजरो वा, तो शायद उनका फैसला बदल गया होता, शायद युद्ध की कहानियां अलग होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुंचे, कौन सी सूचनाएं ठीक से न पहुंचने दी जाएं, कैसे कंटेक्स्ट से बात को हटा दिया जाए, अगर सूचना देने वाले इसमें माहिर हों, तो समाज क्या करे, आम आदमी क्या करे, द्रोणाचार्य जैसा महान चिंतक क्या करे। और इसलिए कुछ बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए इस मसले पर। मैं तो अपना जीवन लगभग 2/3 जी चुका हूं। बाकी तो पता, भरोसा तो कल का भी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मैं भारत की सामान्य आयु के हिसाब से देखूं तो 2/3 जी चुका हूं। आप 1/3 वाले हैं, तो आपके जीवन में बड़े फैसले बाकी हैं। अधिकांश की शादी भी शायद नहीं हुई आप लोगों के ना, चेहरे ही बता रहे हैं आपके, चमक रहे हैं ना अभी। तो आपको बड़े फैसले करने हैं, और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है। तो कुछ सावधानियां कि जब आप फैसला करें जिंदगी में, तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियां कम से कम हो। गलतियां उसके बाद भी होंगी, कौन है जो गलती नहीं करता है फैसले में? सब करते हैं, आप भी करेंगे। पर गलतियां कम हो, सही फैसले ज्यादा हों। मेरे एक फेवरेट दार्शनिक हैं, जीन पॉल सार्त्र, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनके दर्शन का सार अस्तित्ववाद कहते हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। उसका सार ये है कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं। और किस चीज से लिखते हैं? अपने फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। तो इसका नाम रख लेते हैं निर्णय। सही निर्णय लेने में क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, बेसिक सी बात इतनी सी है। जब आपके मन में कोई सवाल है तो सवाल पूछिएगा, पहले मैं अपनी बात रखता हूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है, ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष।
या निष्पक्षता कह लीजिए, इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना या इम्पार्शियलिटी एज ए क्वालिटी। ये मैं कह रहा हूं कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले, बाद में तो जो होगा देखेंगे। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया, जो हिजाब का मुद्दा जिसको हम कहते हैं, कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है कि जल्दी ही किसी रूप में हमारे सामने आए। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बात चलती है आजकल। उत्तर प्रदेश में आया भी था और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी आए। एक मुद्दा पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का, लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। हम इन सब पे बात करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे इन सब पे बात करेंगे। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो ये कि पहले विचार हो फिर फैसला हो, पर फैसला पहले होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर धर्म के लोग। मतलब वैसे तो मैं बहुत ही अकेले टाइप का आदमी हूँ, दोस्त ज़्यादा है नहीं, पर जो हैं उनमें मतलब डाइवर्सिटी ठीक ठाक है। मैंने क्लासेस में भी देखा और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही और होना चाहिए और होना चाहिए। और मजे की बात है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता है ना उसको पता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, ना इसने पढ़ा ना उसने पढ़ा। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता। पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बना के चलते हैं। E.H. कार एक बड़े अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में, उनकी एक किताब है बड़ी अच्छी, हिस्ट्री, इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, कितने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, सब बेकार की बातें हैं। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय लगभग एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोच लीजिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए। एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे, दूसरी धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी तो यही होता है। बहुत रोचक बात है, यूनिवर्सिटीज में टीचर्स बटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूं कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंध कर चीजों को देखने का आदी कैसे हो सकता है। उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है। ये साहस क्यों नहीं है। और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज तक में मिस होती है तो समाज में तो कहां से आएगी। विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहां से आएगी। पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले ना मैं इस तरफ हूं ना मैं उस तरफ हूं। हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा पूरा। स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा हाँ ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्यों फैसला करूं। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। न्यूट्रलिटी ही जब रियल सिचुएशंस में आती है उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस। और ध्यान रखना है, निष्पक्ष नहीं रह पाने के भी दो तरीके होते हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि भाई मैं एक्स और वाई के झगड़े में ना एक्स की तरफ हूं ना वाई की तरफ हूं। जैसे मान लीजिए दो बच्चों में झगड़ा हो जाए और उनमें से दोनों की मम्मियां नीचे आ जाएं,
जनरल परसेप्शन ये है कि मम्मी बच्चों के झगड़े में अपने बच्चे का पक्ष लेगी। ये ऐसा नहीं कि सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल लेवल बात चल रही है, क्योंकि मदर्स का लव आमतौर पे अनकंडीशनल माना जाता है। और ये बात मैं जो कह रहा हूँ मैं अफवाहों के बेस में नहीं कह रहा हूँ। एरिक फ्रॉम बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी किताब है द आर्ट ऑफ लविंग, उसके बेस पे कह रहा हूँ। मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल होता है कि मेरा बच्चा परेशान है तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ हूँ, मुझे विचारधाराओं से, राष्ट्र, समाज, राजनीति, इन सबसे मतलब नहीं है, मुझे बच्चे से मतलब है। इसलिए यदि कोई मदर बहुत ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे के मामले में तो बहुत बड़ी बात है। जनरली इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो थोड़ा सा उसके पक्ष में खड़ी होगी। पिता लोग जिस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं उसमें इस बात का खतरा ज्यादा होता है या संभावना ज्यादा होती है कि वो ऐसे मामलों में बहुत ज्यादा अपने बच्चे के पक्ष में झुके हुए ना दिखें। कभी कभी नहीं भी होंगे, लेकिन उसमें भी खतरा है। कभी कभी हम खुद को इम्पार्शियल दिखाने के लिए दूसरे पक्ष के पक्ष में झुक जाते हैं। आपने कई पिताओं को देखा होगा कि दो बच्चों में झगड़ा हुआ, उनमें से एक उनका है, जाति अपने वाले को मारना शुरू करते हैं सीधा कि तू नहीं बदमाशी की होगी, आदत दिखाने के लिए देखो मैं कितना निष्पक्ष हूं। ये निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पक्ष के विरुद्ध खड़े ही हो जाना है हमेशा, और निष्पक्ष होने का मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े हो जाना है। जाके सुनना है, दोनों बच्चों की बात सुननी है कि हाँ बेटे तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, उसके बाद जो सही फैसला हो करना है। क्यों मैं दूसरे बच्चे के सामने साबित करने के लिए कि मैं निष्पक्ष हूं अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दूंगा? इसलिए जब भी किसी मुद्दे पर बहस करनी हो ना, आपके सामने फैसले आएंगे कि शादी इससे करूं कि इससे करूं। पहले से नहीं बना लेना दिमाग में, पहले सब बातों को जान लेना है। निष्पक्ष रहिए, तटस्थ रहिए, सब पक्षों को जानिए, फिर फैसला कर लीजिए। उससे ही पूछिए कि उसकी चॉइस भी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ा सिर्फ आपकी चॉइस का मामला है, उसकी भी तो होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है कि आप जब किसी प्रोसेस में उतरें तो पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बनी हो, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। फैसला पहले ये कि हिजाब तो होना ही चाहिए, फिर आपने विचार करना शुरू किया और आप ढूंढ रहे हैं चुन चुन के वो तर्क जिससे वही साबित हो जाए जो पहले ही आपके मन में साबित हो चुका है। फिर काहे का आप विचार विमर्श कर रहे हैं? ये पहला स्टेप है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी नंबर 2 हो गई यहां से, ठीक है। तो जब हमें शुरुआत का प्रोसेस समझ में आया, अब प्रोसेस ये है कि जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानना है उस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो सेकंड स्टेप है जो आपका इनपुट है। इनपुट कलेक्शन कैसे होना चाहिए? इनपुट का मतलब वो सारी जानकारी है जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे, है ना। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारी जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो इनपुट्स एडिक्वेट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अश्वत्थामा तो इसके बाद का लिया ही नहीं। अगर उसके बाद भी सुन लिया होता तो शायद वैसा ना होता। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना है, पहले इनपुट पर्याप्त लेना है। और एक नियम होता है नेचुरल जस्टिस का। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस, बहुत फेमस केस है 1978 का, आर्टिकल 21 के बारे में है, उसमें बड़ी अच्छी बात कही। आप लोग क्योंकि शायद यूपीएससी की तैयारी भी करते हैं आप में से अधिकांश लोग, तो आप जानते होंगे 1973 में संविधान के मूल ढांचे का कंसेप्ट आया था 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस में। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में कुछ फैसलों में यह बताना शुरू किया कि यह चीज भी संविधान का मूल ढांचा है। मेनका गांधी केस में जिक्र करते हुए बात आई कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, जो कहता है कि समानता का अधिकार है, उसमें लिखा भले ना हो पर उसके अंदर निहित है पर्याप्त सुनवाई का अधिकार, राइट टू एडिक्वेट प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कोई भी अदालत, कोई भी कमीशन, कोई भी अथॉरिटी, वो पासपोर्ट अथॉरिटी के बारे में था, पासपोर्ट ऑफिसर के बारे में था, कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना, यानी कि दूसरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकता है। ये जरूरी है और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार का कोई भी अधिकारी
आपके खिलाफ कोई फैसला बिना आपको सुनवाई का मौका दिए कर ही नहीं सकता है। हाँ, सुनवाई का मौका दे, आप कहें कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है तो कर सकता है, पर आपको चांस मिलना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, है ना, एक फर्स्ट पार्टी है, सेकंड पार्टी है, और कई बार क्या होता है चीजें इतनी अलग होती हैं, एकदम अलग हो जाती हैं। जैसे मुझे ध्यान है एक बच्चे की कहानी, एक फादर और उसके बच्चे की कहानी। एक बच्चा मुझे एक बार मिला, हमारे ही एक मतलब दोस्त के परिवार का बच्चा। बात करते, मुझे बच्चों से बात करना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को भी जनरली मुझसे बात करना अच्छा लगता है, हमारी अच्छी छनती है बच्चों के साथ। तो मैंने उससे हालचाल पूछा, फिर मैंने कहा और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। तो बच्चे अपने अफेयर वफेयर सब मुझे बता देते हैं बहुत जल्दी, 5-10 मिनट के अंदर सब ओपन हो जाते हैं, फिर सब बताते रहते हैं। तो खैर वो तो दूसरी बात थी। उससे मैंने पूछा कि बताओ बेटा सब चल रहा है जीवन में, तो उसने सब बताया, सब बातें। बात करते करते अचानक मुझे फील हुआ कि वो अपने बाप को लेकर बहुत नाराज है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ। बोला देखो मेरे स्कूल में ट्रिप जा रहा है, सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा यार पापा ने क्यों मना किया होगा, क्योंकि ज़्यादा खर्चा भी नहीं था, उसके पापा की इनकम को देखते हुए खर्चा भी ऐसा नहीं था कि ना कर पा रहे हो। वो इतना गुस्से में था, बोला मुझे तो लगता है कि नाले से उठा के लाए थे मुझे, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं। एक मैं, अच्छा बच्चे बहुत जल्दी फैसला करते हैं कि नाली के पास से आए हैं और नाली पता नहीं क्यों चुनते हैं, सड़क के पास से बोल दे रही, नाली ही चुनते हैं सब बच्चे कि नाली के पास से लाए गए थे। या तो अपना हुलिया देखते होंगे शीशे में, उसको उसको देख के ज्यादा क्लोज लगता होगा कि नाली के पास से आए। तो मैंने कहा यार मुझे भी ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि बच्चों का ट्रिप जा रहा है स्कूल का, अपने बच्चे को भेजूं या ना भेजूं। अच्छा बेटे में लोग तैयार रहते हैं, बेटी को लेकर ज़्यादा सोचते हैं। मेरी सलाह हमेशा होती है कि ज़रूर भेजो, क्योंकि परिवार में आप वो सिखा ही नहीं पाएंगे जो ट्रिप पर सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने उसके पिता से जो वहीं थे आसपास अलग से बात की। मैंने कहा यार बड़ा नाराज है तेरा छोरा, कह रहा है कि पापा भेज नहीं रहे ट्रिप पे। अब सोचिए मैं जब उसके पिता से मिलने गया, मेरे मन में ये भाव था कि ये ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है, क्यों नहीं भेज रहा उसे। और उसके बाप ने साइड में ले जाकर क्या बोला मुझे, बोला सर दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने मना किया है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने कहा है कि भूल के भी बाहर नहीं भेजना है, और ये भी कहे कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अगर इसको बता दिया इस उम्र में कि हार्ट में दिक्कत है तो जिंदगी खत्म, भेज दिया तो वैसे खत्म, तो करें क्या। अब देखिए दूसरा पक्ष सुनते क्या, वो पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो गया। आप तो गुस्से में थे कि कैसा बाप है, और बच्चा मुझसे पूछा, बच्चे को लग रहा है कि मैं उसकी अप्रोच लगाने गया हूँ, सिफारिश करने गया हूँ। वो मुझसे पूछ रहे कि बात करिए अपने आप में, ऐसे क्या बोल। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो। लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना ज़रूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो, इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हों, तब भी ध्यान रखना है कि एक दूसरा पक्ष भी होता है। और जब तक सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे आप सच के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए कोई इंफॉर्मेशन आई है, नियत का सवाल भी तो हो सकता है ना, किसी ने क्यों आपको बताया। कोई आपको कहे कि तुम जानते हो तुम जिसको पसंद करते हो आज कहाँ घूम रहा था, आप कहना अच्छा बता दो, पहले बता दो पूरा, तुम सूचना ले लीजिए, क्या दिक्कत है। फिर सोचिए कि ये बताने क्यों आए इतनी दूर से ऑटो खर्चा करके, हो सकता है तीसरा उम्मीदवार हो ये भी तो हो सकता है भाई। एक डाउट का स्पेस तो रहता ही है ना, आप इतना प्रिकॉशन तो लेंगे ही ना, ऐसे कैसे फैसला कर लेंगे किसी के बारे में एक सेकंड में। और जब तक तय ना हो कि वो व्यक्ति गलत है तब तक उसको दोषी नहीं मानना है। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे, नार्को पॉलीग्राफ ये सब समझेंगे, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या सिस्टम्स हैं, कानून का बुनियादी सिद्धांत क्या है।
1000 अपराधी भले छूट जाएं, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मोसेस मेमोनाइट नाम का एक दार्शनिक था, यहूदी दार्शनिक, उसका कथन है। और दुनिया के सारे सभ्य देश इसी उसूल पे चलते हैं। और इसका सिंपल मतलब यह है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप सब पे शक करते रहेंगे, सब पे संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर देंगे। दो ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज्यादा अच्छा क्या है, भरोसा कीजिए जब तक साबित ना हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है। अब जब इतना कुछ हो गया, आपने नेचुरल जस्टिस भी देख लिया, एडिक्वेट आपके पास फैक्ट्स हैं, पक्ष विपक्ष में हैं, दोनों तरफ के हैं, वो सब देख लिए, तब सवाल आता है कि अब हमें जजमेंट करने की ओर बढ़ना है। और जजमेंट करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना है। एक वर्ड होता है, आपने एक शब्द मतलब वो एक विषय का नाम सुना होगा, लॉजिक, सुना है? तर्कशास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। लॉजिक इज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की कुछ ब्रांचेस हैं, उनमें से एक का नाम लॉजिक है। और लॉजिक का काम यह बताना है कि हम फैसला करते हुए, तार्किक फैसले करते समय कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं। उन त्रुटियों को बोलते हैं फैलेसी, या हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष। कि तर्क करते हुए कौन सी गलतियां आमतौर पे हमसे हो जाती हैं अगर हम प्रिकॉशन ना लें, अगर हम समझदारी से काम ना करें। तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कह सकते हैं, तर्क दोष कह सकते हैं। तर्क दोष तो 50 तरह के हैं, हम बहुत कॉमन सेंस वाली जो चीजें उनकी बात करेंगे, जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती हैं, अक्सर होती हैं। जैसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट जितना है, फैसला उतना ही होना चाहिए। ऐसी बात समझ में नहीं आ रही होगी बिना एग्जाम्पल के ना, एग्जाम्पल से बात समझ लेते हैं। आप लोग तो बहुत एडवांस जनरेशन के लोग हैं। हम जिस जमाने के आदि मानव हैं, हम लोग जिस जमाने के, उस जमाने में क्लासरूम में ऐसे बच्चे नहीं बैठते थे कि लड़के लड़कियां एक साथ बैठे हों। तो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, वहाँ जब मैं 8वीं क्लास में आया, वहाँ तक तो केवल वो लड़कों का स्कूल था। कई हजार लड़के जैसे एक जेल में एक साथ बंद हो गए हों, ऐसा लगता था। स्कूल अच्छा था, लेकिन स्कूल केवल पढ़ाई के लिए थोड़ा बच्चे जाते हैं, उनको तो अच्छा जीवन चाहिए। फिर वहां पर कोएड नाम की एक चीज है कि अब से स्कूल कोएड हो गया है। तो लड़के बहुत उत्साहित थे उस समय कि अब स्कूल कोएड हो गया है। अब उनको स्कूल आने की भी इच्छा पहली बार होनी शुरू हुई कि अब हम स्कूल जाएंगे। तो हमें लगा बड़ा अच्छा स्कूल हो जाएगा। फिर पता लगा नहीं भाई, केवल एक मीडियम, इंग्लिश मीडियम में बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बहुत कम बच्चे थे। हिंदी मीडियम में लड़कियों का सेक्शन अलग, लड़कों का सेक्शन अलग होगा। ये कोएड होता था। लड़कों के मतलब सेक्शंस, ब्लॉक्स भी अलग थे। वो लड़कों का जेल है, ये लड़कियों का जेल है, इस तरह से होता था। और बीच में कुछ टापू थे जहां लड़के लड़कियां एक साथ क्लास में होते थे, इंग्लिश मीडियम में। कई बच्चों ने इंग्लिश मीडियम ले लिया उस चक्कर में, जबकि इंग्लिश उनको आती नहीं थी बिल्कुल भी लेकिन इंग्लिश मीडियम इस चक्कर में लिया कई बच्चों ने, उनमें एक मैं भी था। तो आती नहीं थी इंग्लिश उस जमाने में, लेकिन ठीक है, बहुत सारे दोस्त थे तो हम भी चले गए। फिर पता लगा वहां पर भी जो बैठने का तरीका था, 4 रो थी, उनमें से 3 लड़कों की, 1 लड़कियों की। बीच में हाईवे था बहुत बड़ा। लड़कों वाले में आपस में कम गैप था, लड़की लड़की के बीच में इतना गैप था, लगा तालिबान जैसा भाव आता था वहां पर, कितना गैप। अब सोचिए, पहली बार किसी छोटे शहर, छोटे कस्बे में कोएड स्कूल शुरू होगा तो ऐसे ही होगा, सीधी सी बात है, कैसे होगा? सब लड़के ताक में की बात हो जाए किसी से, सब तो बात नहीं कर पाएंगे, कोई एक आध बात कर लेगा। बात भी क्या कर लेगा? पेन मांग लेगा, कॉपी मांग लेगा, और क्या, यही तो होता है। पेन से ही बात शुरू होती है, पेन और नोट से, और कहाँ से बात शुरू होती है? और जिस दिन किसी लड़के ने पेन मांग लिया, बाकी लड़के उसको बधाई देते थे कि यार क्या बात है, पेन मांग लिया तुमने तो, गजब। और पेन मांगने में ही लोग मान लेते थे कि अब शादी होने वाली है इन लोगों की। कई लोग बच्चों के नाम भी सोचने लगते थे। हमें बहुत साल बाद समझ में आया कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से पेन मांग ले
तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि लड़के ने लड़के से पेन मांगा है, बस। हमें कई साल लग गए समझने में। पहले हमें लगा सगाई तो पक्की है ही, कम से कम शादी अफेयर तो है ही पता नहीं क्या क्या। कई साल बाद समझ में आया कि नहीं, सिर्फ पेन मांगा है, और पेन मांगने का मतलब सिर्फ पेन मांगा है। मैं अपनी क्लास में एग्जाम्पल खूब दे के समझाता हूँ बच्चों को, ताकि वो भी थोड़ा ठीक से सोचे समझे। क्योंकि दिमाग कैसे काम करता है कि 3-4, जैसे आप लोग साथ साथ बैठे ना, आपके दिमाग भी खुले होंगे, हमारे तो बहुत बंद थे दिमाग उस समय। तो मान लीजिए किसी लड़की का पेन खत्म हो गया, साथ में एक लड़की बैठी, उसके पास भी पेन नहीं है एक्स्ट्रा। पहले उसने उसी से पूछा, पर पेन नहीं है। क्लास चल रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ज़रूरी बात चल रही है। अब वो क्या करे बेचारी। तो आसपास 2-3 लड़के बैठे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहा कि पेन है क्या। तो वो लड़का तो पेन एक्स्ट्रा ला ही रहा था बहुत दिनों से, कि कभी चांस मिले तो मैं पेन दूं। तो खटाक से पेन दिया उसने। बच्चे तो अपना पेन भी दे देते हैं कि हाँ है ना, लो तुम ये लो। हम तो वैसे ही आगे थे क्लास में। अब उन बच्चों में क्लास के बाद बात चल रही कि इसी से क्यों मांगा, क्योंकि वहां तो 3 लोग बैठे हुए थे। इसी से मांगा यानी कुछ खास बात है। और पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है, क्योंकि इसके पास एक कार है और बाकी दोनों बेकार हैं। फिर और चल रहा है, नहीं ये दिखने में अच्छा लगता है, नहीं ये, नहीं वो, नहीं वो। फिर अंत में किसी ने उससे पूछ लिया। इन लड़कों में से एक की बहन क्लासमेट थी, उस बहन को बीच में लाया गया कि तुम पूछ के बताओ क्या बात है। उसने पूछा कि तुमने यार पेन इसी से क्यों मांगा, 3 लोग बैठे थे। वो पता क्या बोलती है, किससे, कौन था। आप कह रहे कि ये 3 लोग थे, तुमने इनमें से इसी से पेन क्यों मांगा। बोली अच्छा ये तीनों थे क्या वहां, मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसे मान लिया पेन दे दो भाई, मैं तो सोचा भी नहीं। और तब उन मतलब महाराज को पता लगता है कि वो चुने नहीं गए हैं, वो बाई चांस बैठे थे तो उनसे पेन मांग लिया गया है। तो आपकी उम्र में थोड़ा ज़्यादा होता है कि इनपुट को बहुत बढ़ा बढ़ा के देखने की आदत हम लोगों को होती है। तो इनपुट जितना है ना, फैसला उतना ही। अगर किसी ने कहा कि भाई पेन दे दो, यानी पेन मांगा है ना। कोई देख के मुस्कुरा दे, ऐसा भी होता है कभी कभी। लड़के लोग झेल नहीं पाते हैं। मुझे ऐसे केसेस क्लास में मिलते थे एक लड़का आके बोल रहा है कि सर, एक लड़के ने शिकायत की किसी लड़के की कि ये गलत तरीके से बात करता। तो मैंने पूछा, बोला सर एक दिन मैं आया तो मुझे देख के मुस्कुराई, फिर मैं क्या करूं अजीब हाल है भाई, कोई अगर आपको देख के मुस्कुरा दे, ह्यूमन मुस्कुराहट भी तो होती है। विकसित देशों में तो बड़ी दिक्कत है। मैं जब पहली बार भारत से बाहर गया, यूरोप के एक देश में गया, मैं तो भारत का देहाती आदमी था एकदम। देहाती मतलब दिल्ली में था, लेकिन दिमाग देहाती था ना। गया तो वहां सड़क पर सुबह सैर कर रहा, सामने से एक महिला ही मुस्कुराने लगी देख के। मैं तो एकदम भारतीय आदमी, मैंने पीछे देखा कौन है, कोई तो आ रहा होगा भाई, कोई भी नहीं आ रहा था। मुझे लगा भूत प्रेत तो नहीं होते कि मुझे नजर नहीं आ रहा, इनको नजर आ रहा कोई। तो मैंने बहुत ही अजीब तरीके से व्यवहार किया, मैं वहां से निकल लिया भाग के, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, भूत प्रेत का साया टाइप कुछ लगा मुझे। बाद में देखा कि वहां हर आदमी ऐसे कर रहा है, कोई पुरुष हो कोई स्त्री हो, सड़क पे अकेला हो कोई हो, आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा के नमस्ते कहने की आदत ही है उन लोगों को। हर व्यक्ति को नमस्ते करता है मुस्कुरा के, उसमें कोई नियम कायदा अलग से है नहीं। तो 3-4 दिन के बाद फिर हम भी करने लग गए, जो मेरे नमस्ते कर दें उसको। अच्छा, वो बड़े प्यार से नमस्ते भी बोलते हैं कई बार, वो टूरिज्म जहां पर चलता है। अब वैसा मिजाज लेके भारत वापस आ गए तो दिक्कत है। आप सड़क पे निकले, आपने मुस्कुरा दिया, पता लगा फिर FIR हो गई सीधे उसके बाद, तो है ना। तो कहने का भाव ये है कि जो इनपुट है, उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज़्यादा फैसला मत निकालिए। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ा के फैसला निकालते हैं। किसी ने सिर्फ इतना आपसे कहा कि यार अच्छा नहीं लगा तुमने आज ये काम किया, और आपने क्या क्या फैसले, सुसाइड और पता नहीं क्या क्या सोच लिया दिमाग के अंदर, उतना ही। किसी मूड में किसी ने कुछ कह दिया, टेम्परामेंट में, इमोशंस में कह दिया, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रखी। बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को, उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जजमेंट की दूसरी फैलेसी को बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन।
अवैध सामान्यीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में, ये हम सब बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। और मैंने ऐसे बहुत मासूम मासूम बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे भी, जैसे पहली बार कोई पसंद आ गया उनको, मान लीजिए, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा तो हो ही जाता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में, किसी को देखकर अच्छा लगना है तो बहुत स्वाभाविक है। अगर बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा है तो चिंता की बात है, और हो रहा है तो नॉर्मल बात है। और उसी मासूमियत में जाके उसने कह दिया कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरे व्यक्ति को ना मना करने की तमीज नहीं थी। भाई मना करने की भी तमीज होती है ना, आपको ठीक है उस रिलेशनशिप में नहीं जाना तो कायदे से मना कर दीजिए। और उसने कहा कि बेहतर होता कि एक बार आईना देख लिया होता मुझे कहने से पहले। इस बच्ची का दिल टूट गया, या बच्चे का दिल टूट गया, खतरनाक टूटा है। और इसने फैसला किया दुनिया के सारे लड़के ऐसे होते हैं, दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, अब किसी से नहीं बात करनी, अब जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। यह है जनरलाइजेशन। एक सैंपल है छोटा सा, एक व्यक्ति, पूरे कितने 800 करोड़ हो गए ना तो दुनिया में लोग, हाँ 8 अरब लोग हो गए। 800 करोड़ में एक ने आपको गलत तरीके से बोला, और आपने फैसला कितने के बारे में किया? अगर 400 मान लें आधे उसमें से, तो 400 करोड़ के बारे में फैसला आपने कर लिया। इसलिए अगर कभी ऐसा हो ना, जैसे सारे बिहारी ऐसे होते हैं, सारे हरियाणवी ऐसे होते हैं, सारे पंजाब के लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बकवास जब भी कोई करे तो उसको बोलना नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने बिहार के 4 लोगों से बात की, हरियाणा के 4 लोगों से बात की, उसके बारे में पूरे स्टेट को नाप दिया एक ही बार में। ये भी तो हो सकता है कि वो वहां के एक्सेप्शंस हों, अपवाद हों, जो आपको मिल गए हों। सबके बारे में क्यों फैसला कर लेंगे? इसलिए बहुत जरूरी है कि फैसला करते हुए बहुत जनरलाइजेशन आपसे ना हो, बहुत बड़े फैसले आप ना करें, उतना ही करें जितना करने की जरूरत है। तीसरी फैलेसी क्या होती है कि हम लोग एक आपने शब्द सुना होगा, बाइनरी, आजकल चलता है खूब। हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डाइकोटमी। एक शब्द चलता है फिलॉसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डाइकोटमी, बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब या तो ये या वो। और फिलॉसफी में, लॉजिक की दुनिया में इसका नाम होता है ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, या ब्लैक और वाइट। इसी का नाम है दूसरा, ब्लैक और वाइट। एक स्लिपरी स्लोप नाम का चलता है फैलेसी, कुछ कुछ इसके नजदीक है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे अलग है। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है। जबकि दुनिया में, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस के मामले में 100% ईमानदार होंगे, पारिवारिक मामले में चोर हो सकते हैं। परिवार में 100% ईमानदार हैं, ऑफिस में चोर एक नंबर के। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने पहली बार यह समझाया हिंदी साहित्य को कि कोई कैरेक्टर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है, और मामला केवल प्रपोर्शन का है। कोई 45% अच्छा है, 55 बुरा है, कोई 55 अच्छा है, 45 बुरा है, कोई 65-35 पे है, कोई 72-28 पे होगा, कोई 24-76 पे होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब यह है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, एकदम बुरे हैं, ये ड्रामा नहीं करना है। क्या बोलना है? मुझे मोदी जी की ये पॉलिसीज बहुत अच्छी लगती हैं, ये ठीक लगती हैं, ये और ये ठीक नहीं लगती हैं। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे हम, क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के? और मोदी जी क्यों, कोई भी नेता हो, आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए क्यों तैयार नहीं होते?
क्यों उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए? और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है वो ये कि जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं, और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सके। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया, लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूं, अपना ही बेटर वर्जन हूं। मुझे अपना ध्यान है कि मैं बचपन के दौर में घोर दक्षिणपंथी रहा हूं। विश्वविद्यालय में गया तो काफी हद तक वामपंथ का असर मेरे ऊपर हो गया, और आज मुझे लगता है कि वो दोनों रास्ते गलत थे। अपनी नजर क्यों नहीं होनी चाहिए, अपनी निगाह क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं क्यों किसी की निगाह के पीछे चलूं भाई? मैं क्यों किसी का फॉलोवर बनूं? अपनी निगाह से देखेंगे। ये कहने का साहस कि हां मैं गलत था। फिलोसफी की दुनिया में कांट एक बड़ा महान दार्शनिक हुआ है, बहुत महान। अगर मेरा सबसे प्रिय हो पश्चिम में तो कांट है। पहले वो रैशनलिज्म के रास्ते पर था। रैशनलिज्म एक सेक्ट है, एक एम्पायरिसिज्म एक दूसरा सेक्ट है। बुद्धिवाद और अनुभववाद कहते हैं। वो बुद्धिवाद का दीवाना हो गया। इतने में एक अनुभववादी दार्शनिक ह्यूम को उसने पढ़ा, पागल हो गया एकदम कि अरे यार यही सही है। फिर बुद्धिवाद के एक दार्शनिक को पढ़ा, बोला नहीं यार ये नहीं, ये सही है। फिर ह्यूम से उसने कुछ चीजें सीखी, फिर बोला नहीं यही सही है। पेंडुलम की तरह बेचारा इधर 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 इधर, और अंत में उसने घोषणा की दोनों गलत है, हम तो अपने रास्ते पर चलेंगे। और उसने उस रास्ते का नाम दिया समीक्षावाद या क्रिटिसिज्म या क्रिटिकल फिलॉसफी। मैं क्यों किसी का पीछे लग्गू बनूं भाई? और 20th सेंचुरी में, कांट तो 18th सेंचुरी में हुआ, 20th सेंचुरी में एक आदमी विटगेंस्टीन, इतना प्यारा आदमी हुआ, कैम्ब्रिज से वो जुड़ा हुआ था, लुडविग विटगेंस्टीन उसका नाम था। और टाइम पत्रिका ने 20वीं सदी के सबसे महान 100 लोगों में उसको स्थान दिया। उसकी फिलॉसफी बहुत मुश्किल है, समझना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं वो जो रोचक बात उसके बारे में, उसने किताब लिखी, ट्रैक्टेटस नाम से किताब लिखी, बहुत फेमस हो गई किताब। इतनी फेमस हो गई कि उस किताब को बेस बनाकर फिलॉसफी में 2-3 स्कूल चल पड़े, पूरे पूरे सब उसके दीवाने हो गए। फिर वो घूमने चला गया, नदी के तट पे रहने लग गया। फिर वापस आए कुछ साल बाद और आके बोला कि मैंने उस किताब में जो भी लिखा था वो सब बकवास है, मैं खुद अपनी किताब को खारिज करता हूं। बाकी लोग बोले आप तो खारिज कर दोगे, हम तो उसी के बेस में पता नहीं कहां तक भवन बना चुके अपने अपने। उसने कहा नहीं, गलत है तो गलत है। मैंने बोला, उस समय वही समझ में आया सब गलत है। और तब एक दूसरा सिद्धांत निकाला, अपने ही पहले सिद्धांत के खिलाफ दूसरा सिद्धांत। ये साहस कि जो मैंने फैसला किया है, एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट्स ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि फैसला गलत था। और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई? क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ एक गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं। मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है, और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी राय, कल को बदल सकती है। हाँ, ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा बार बार, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे तो कर ही सकते हैं। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज़्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है। तो ये आज की चर्चा में जो करना चाह रहा था वो ये थी। आपके मन में कुछ सवाल इसको लेके उठ रहे हो तो पूछिए, उसको डिस्कस करें। जी बताइए। हेलो सर, मेरा नाम शिवशंकर शुक्ला है। सर कभी कभी क्या होता है कि हम एक ही अवसर पे निर्णय लेने पे लगे होते हैं और बहुत सारे अवसर सेम टाइम पे हमारे हाथ से निकल जाते हैं। सरल भाषा में बोलो ना कि कई ऑफर आए हुए एक साथ और एक को चुनना है।
मतलब जैसे लाइफ से ही रिलेटेड मान लीजिए, सेम टाइम पे जैसे बीटेक करें या फिर मेडिकल में जाएं या फिर बीए करें या ऐसे, मतलब बहुत सारे वो अवसर हो, और मान लीजिए हम एक निर्णय ले रहे हों और दूसरे, मतलब मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ सही से। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोमेंट है जहां बार बार चांस नहीं मिलेगा फैसला करने का, आज नहीं, ही जैसे फैसला मान करना है। लीजिए कि एक ही अवसर है, मतलब एक अवसर पे हम लगे हुए हैं एक ही निर्णय लेने में कि नहीं हम इसी पे सोचेंगे, और बहुत सारे और हमारे जो चांसेस हैं वो पीछे छूट गए, तो फिर इस एक साथ कैसे लेके चला जाए नहीं सब? नहीं, वो तो छूटेगा ही ना। बैठिए बैठिए, देखिए वो तो छूटेगा ही। एक अरस्तु का नाम सुना है आपने? उसने इससे बड़ी अच्छी बात की। उसने कहा कि जब हम पैदा होते हैं तो पोटेंशियलिटी बहुत होती है हमारे अंदर, एक्चुअलिटी कुछ भी नहीं होती है। यानी जैसे आप छोटा बच्चा है, क्या बनेगा? इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, प्लेयर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, जो चाहे बने। एक्चुअल भी कुछ भी नहीं बना है। धीरे धीरे वो जिंदगी के फैसले लेगा। जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास के बाद उसने चुन लिया कि मैं ह्यूमैनिटीज पढ़ूंगा। अब ह्यूमैनिटीज पढ़ते ही अब वो डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर नहीं बन सकता, साइंटिस्ट नहीं बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता। अब वो हिस्टोरियन बन सकता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट बन सकता है, सोशियोलॉजिस्ट बन सकता है। जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ते हैं पोटेंशियलिटी कम होने लगती है और एक्चुअलिटी बढ़ने लगती है, और आगे चल के आप एक स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, तो आपके पास एक दो ऑप्शन बचते हैं। ये तो जिंदगी का सामान्य नियम है ना आज के दौर में। करना यह है कि जब आप ऐसे जंक्शन पे खड़े हों, किसी मुहाने पे खड़े हैं जहां फैसला करना है, चौराहा है, फैसला केवल इसलिए मत कीजिए कि आपके समाज ने क्या कहा है, परिवार ने क्या कहा है, या दोस्तों ने क्या कहा है। जिंदगी का फैसला है, बुद्धि और दिल का मामला कम है, अंतरात्मा का मामला ज्यादा है। और जब ऐसे मामलों में दुविधा हो, बुद्धि की भी जरूरत है। जैसे 3 में से एक चुनना है, तीनों के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, नोट कीजिए। कभी कभी नोट करने के प्रोसेस में ही समझ में आ जाएगा कि यह फैसला ठीक नहीं होगा, आप खुद ही छोड़ देंगे, आपका मन भी मान जाएगा उसके लिए। और कभी अगर ऐसी दुविधा है कि मन नहीं मान रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं कि अंतिम फैसला बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा से होना चाहिए। और अंतरात्मा एक वो आवाज है जो आपके अंदर आपको बीच बीच में सुनाई देती है, कौंधती है। उसको माना जाता है कि वो आपके व्यक्तित्व के सबसे नजदीक की आवाज है। अंतरात्मा से फैसला लेने में भी गलती हो सकती है, लेकिन उसमें गलती सबसे कम होगी, मिनिमम मिस्टेक्स होंगी। और ये बात एग्जिस्टेंशियलिज्म के लोग बार बार कहते हैं, हजारों बार कहते हैं कि जब भी दुविधा हो जीवन में, अंतरात्मा से फैसला लेना है। अंतरात्मा पर कभी विस्तार में बात करेंगे, अभी संकेत के रूप में। ठीक है जी, बताइए। नमस्ते सर। मेरा नमस्ते नाम कविता है सर। जी। सर जैसे आपने इनपुट के बारे में बताया तो उससे रिलेटेड एक सवाल है सर। जैसे इनपुट पहले सर हम ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर कर बातचीत कर कर समझते थे। अभी सर उन इनपुट्स को हम कहीं ना कहीं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर सर्च करते हैं। उसमें भी सर हम वीडियो में देखते हैं कि कौन सा 1 घंटे का है, कौन सा 30 मिनट का। बहुत छोटे से विकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब वो चीज़ और छोटी होकर शॉर्ट्स और रील्स में आ गई है, तो कहीं ना कहीं सर दिमाग उलझा रहता है कि कौन सा इनपुट है, मतलब एक सही इनपुट है। उसमें सर अपने दिमाग को किस तरीके से एक सृजन करे कि इनपुट में भी चीज़ें हमें क्लियर हो पाए। देखिए, इनपुट का जो मेरा तरीका है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी मुद्दे पर बात करनी है, जैसे जो हमने कहा हिजाब है, कोई मुद्दा है, उससे बात करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले उसमें लेफ्ट और राइट विंग के 5-5, 6-6 बढ़िया लेख अपने फ़ोन में सेव करता हूँ, फिर प्रिंट आउट निकाल लेता हूँ। कुछ बढ़िया लेख द हिंदू में मिलेंगे, कुछ आपको एक्सप्रेस में मिलेंगे, ये लेफ्ट ओरिएंटेशन के अखबार हैं। जो राइट विंग के प्लेटफॉर्म्स हैं या अखबार हैं, कुछ अच्छे लेख, रिसर्च आर्टिकल्स वहाँ भी मिल जाएंगे। कोई 5 जने में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजर में भी हो सकता है कि आप तो कोई स्पेशल विशेषांक उसी पे निकला हो। तो पहले से ये नहीं मान लेना है कि ये तरफ सही है कि वो तरफ सही है। आप कम से कम बैलेंस करने वाले पर्सपेक्टिव्स को एक साथ प्रिंट आउट लेके धैर्य के साथ, क्योंकि उस पर आपको बात करनी है। छोटे मोटे मामलों में बहुत ज़रूरत नहीं होती कि आप 50 इनपुट्स लें। मामले की गंभीरता और महत्व के हिसाब से इनपुट्स की मात्रा तय होनी चाहिए। तो मेरा तरीका ये है, किसी विषय पर बात करने से पहले जितनी विचारधाराओं के पर्सपेक्टिव्स उस विषय पे हैं, उन सबकी तरफ से कम ऑथेंटिक 2-3 आर्टिकल्स पढूं, उनमें से सार निकालूं, ट्रक्स निकालूं,
अपने विवेक का इस्तेमाल करके देखूं कौन सा आर्गुमेंट किसका ठीक है, उन सब सही चीज़ों को मिला के अपनी एक राय डेवलप करूं। तो ठीक है, यूट्यूब के ज़माने में दिक्कत तो है ही सोशल मीडिया में, लेकिन जब कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आएगा तो आप खुद आपके अंदर से ये ज़रूरत आएगी कि आप टाइम दें उस पर। कभी मौका मिलेगा तो 2 शब्द केवल संकेत कर रहा हूँ, जो हमारा सोचने का तरीका है उसके लिए 2 शब्द चलते हैं, एक ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग होती है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग होती है। कभी डिस्कस करेंगे कि हम कब सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, कब ह्यूरिस्टिक का। गैर महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम ज़्यादा लोड नहीं लेते, इसी को ह्यूरिस्टिक बोल देते हैं। लेकिन जब कोई मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ना, तो हम अपने आप सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग में जाते हैं और ठीक से टाइम इन्वेस्ट करते हैं फैसला करने से पहले। ये हम सब करते हैं, आप भी करती होंगी। और कोई सवाल आपके मन में? बाप रे, इतने सारे सवाल हैं, पूछिए पूछिए। गुड आफ्टरनून सर, इशिका दिस साइड। सर इशिका नाम है आपका? हाँ जी, इशिका। सर 2 क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आए हैं अभी इस पूरे लेक्चर में। सर जब हम ज़्यादा मतलब कि सजेशंस होती है तो सर उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बेसिकली अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और मेरे पास ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, ज़्यादा इनपुट्स आ रहे हैं, तो मैं उसमें मतलब कि बेसिकली क्या मेरा डिसीजन रिलेटेड प्रोसेस होना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी की बात करती हूँ, या तो ऑल या फिर नथिंग, या तो ब्लैक या फिर वाइट, बट वहाँ मेरे पास बेसिकली सही रहता है कि इतने लिमिटेड ही रहेगा और इसी में ही मुझे करना है। बट मेरे पास अगर ज़्यादा स्पेस आ रहा है, ज़्यादा सजेशंस आ रही हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए? देखिए, इनपुट्स अगर ज़्यादा जगह से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपका दिमाग ये भी बताता होगा कि कौन सा इनपुट देने वाला व्यक्ति या चैनल या प्लेटफॉर्म कितना ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले अपने आसपास से उन व्यक्तियों और चैनल्स को थोड़ा दूर कीजिए जो बहुत ठोस बात करने से दूर रहते हैं। ऐसे होंगे आपके आसपास भी, मैं भी देखता हूँ। हम सबके दिमाग में फिल्टर लगा होता है। जैसे हंसी मजाक की बात में अगर कहूँ, जैसे जो स्टाफ में कुछ लोग हैं, कुछ की आदत होती है चीज़ों को बढ़ा के कहने की, कुछ की होती है कम करके कहने की। तो कुछ इंटरेक्शंस के बाद हमारे दिमाग में एक फिल्टर काम करने लगता है। जैसे कोई आके मुझे बोले कि सर बहुत अर्जेंसी है, मेरे पास मैसेज जैसे किसी का है कि सर बहुत अर्जेंट है, बात करनी है। 2-3 इंसिडेंट्स हो चुके हैं, तो मुझे पता है कि इसकी अर्जेंसी भी ऐसी है कि 4-5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होंगे लिखेंगे कि बात करने की ज़रूरत है, समय हो तो बताइएगा। और मुझे पता है कि ये बोल नहीं रहा है पर ये बहुत अर्जेंट बात है, इसलिए इसने ऐसा लिखा होगा। तो जिनके साथ आप संवाद में हैं, धीरे धीरे समझिए उनके व्यक्तित्व को कि कौन कितना ऑथेंटिक, कितना गहरा, कैसा व्यक्ति है। और ऐसे मामले में हमेशा ऐसे व्यक्ति को प्रेफरेंस दीजिए जो गहरी और समझदारी की बात करना जानते हैं। और ज़्यादा इनपुट्स होने से कन्फ्यूज़न बढ़ता है, ये बात सही है, लेकिन विकल्प जब ज़्यादा होते हैं तो संभावना होती है कि आप सही विकल्प तक और अच्छे से पहुंच पाएंगे। कन्फ्यूज़न होगा इसलिए विकल्प कम कर दें, वो ठीक बात नहीं है ना। निर्णय की प्रक्रिया बेहतर बने, वो बेहतर बात है। सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिसीजंस पहले से भी ले चुके होते हैं, बट फिर भी हम एक सजेशन के लिए जाते हैं, तो उस केस में ऐसा कभी कभी नहीं होता, आमतौर पे होता है। आमतौर पे सर फैसला पहले हो चुका होता है, फिर हम सजेशन के लिए क्यों जाते हैं? इसकी 2 वजह हैं। एक तो सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। आप दूसरों को दिखाना चाह रहे हैं कि देखो मैं तो सबकी बात सुनने के बाद फैसला करती हूँ, जबकि फैसला आप कर चुके हैं। एक तो इसलिए कि आप सबके सामने कह सके देखो मैंने कितना सोच के फैसला लिया, मैं तो इनसे भी राय ली, उनसे भी राय ली। एक तो मन में ये भाव रहता है। कभी कभी आपने फैसला किया पर आपको हल्का सा खुद भी डाउट है, सेल्फ डाउट है कि फैसला गलत तो नहीं हो गया। कभी कभी इसलिए हम एक्स्ट्रा सजेशन सीख करते हैं कि शायद कोई गलती हो गई हो, तुम सुधार ले। दूसरी बात है तो बढ़िया है, पहली बात है तो वो केवल इसलिए है कि आप सबको जस्टिफाई कर सके कि देखो मैंने तो पूछा था, इतनी बात है। ठीक है, बैठिए बैठिए बैठिए। मेरा नाम मदन मोहन है सर। और आपने इमैनुअल कांट की बात की कि उन्होंने जो भी चीज़ें फॉलो की, अपनी ही बुक को उन्होंने खारिज किया और फिर से एक नया सिद्धांत दिया जो भी था। हम भी उसी समय में एक जो दौर है कि हमें बहुत सारे डिसीजन लेने हैं और हम लेना भी चाहते हैं, कई लेते हैं उसमें फेल भी हुए। तो जब फेल होते हैं तो कभी लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें जो है आलोचना से और सारी चीज़ें से कह रहा है, हम जानते हैं कि हो सकता है वो सही न हो,
हम खुद भी अपने आप को आंकते हैं कि नहीं हम उससे तो बेटर थे, लेकिन वो हमें सीख दे रहा है। लेकिन जब ऐसे डिसीजन 4-5 बार हम फेल हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हमारा फेल हो रहा है, तो एक समय ऐसा आता है जब हम कहते हैं कि नहीं, हो सकता है हम उसके मुंह पे कह दें कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही कर रहा हूँ, लेकिन जब आप अकेले में सोचते हैं तो ये लगता है कि हाँ नहीं, कहीं गलती नहीं हो रही है। तो फिर जब अगली बार हमें क्रांति करनी है, नई लानी है, तो हिम्मत कैसे लाएंगे और वो डिसीजन कैसे हो कि कैसे परखें कि नहीं यहाँ से था, जो उन्होंने आलोचना की, जो कहा या कुछ लोगों ने सजेशन दिया, हो सकता है कभी 10% आपको तारीफ भी मिल गई, हाँ ठीक है चलो अच्छा किया तुमने, तो वो उस बीच में कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। अगर आपने 4-5 फैसले किए जो गलत साबित हुए, जी, तो पहले तो इस अहंकार से बाहर निकल जाइए कि सबसे अच्छा फैसला मैं ही करता हूँ, है ना। ये हो सकता है कि सच में आप गलती कर रहे हो, यस सर, इनपुट्स कम हो या ऑब्जेक्टिविटी कम हो, ये हो सकता है ना। यस सर, दूसरा व्यक्ति आपको सलाह दे रहा है लेकिन उसकी भाषा चुभती हुई है, हाँ। तो भाषा को साइड में कर दीजिए, बात को समझ लीजिए। अगर बात में दम है, भाई कोई चुभती हुई भाषा में सलाह दे पर सलाह अच्छी दे, तो भाषा साइड में कर दीजिए, सलाह ले लीजिए। जी। कोई मीठी भाषा में बकवास कर रहा है तो दूर कीजिए, केवल भाषा सुनिए, मस्त रहिए, क्या मतलब है ना। सार को गही रखे, वो तो करना ही पड़ेगा ना, सार निकालना पड़ेगा। यस, तो यदि ये 3-4 फैसले गलत हुए तो विनम्रता से मान सकते हैं कि शायद हमने कोई गलती की होगी, और यदि कोई सलाह अच्छी दे रहा है तो उस सलाह का उतना हिस्सा स्वीकार करने में कोई हर्ज भी नहीं है। यस सर, और लोग क्या कहेंगे इसका बहुत ध्यान मत दीजिए, लेकिन हाँ, अगर कोई अच्छी सलाह है तो बेशक लोग कहें कि देखो इसकी नकल मार ली, कोई बात नहीं, जी, अपना फैसला लेके आगे बढ़िए। और आप कुछ भी करेंगे तो लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे, तो बेहतर है कि जो सबसे सही फैसला है वो चुनिए, और लोग क्या कहेंगे मतलब मैं एक तकिया कलाम मेरा है, जी, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो उनको सोचने दो, अपना जो ठीक लगता है वो कीजिए। ठीक है, ठीक है। बैठिए बैठिए। नमस्कार सर, मेरा नाम रेखा वर्मा है। सर, जैसा कि आपने बताया कि कांट ने अपनी ही पुस्तक को खारिज कर दिया था। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी मुद्दे पर या किसी भी बात पर एक स्थिरता सामाजिक साख से जोड़ी जाती है कि ये व्यक्ति विश्वसनीय है, अपनी बात पर अड़िग रहेगा। लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ प्रोसेसन हम लोग सोचते हैं वही परिष्करण वाला सिद्धांत कि ये चीज़ ठीक है, अनुभव से गलत मिली है, आगे इसको और बेहतर करते हैं। और अगर ये ऐसा बार बार हो रहा है तो क्या उस सामाजिक साख को हम कैसे काउंटर करें? मैंने पहले ही कहा था कि पर्सनल रिलेशंस में ये बात लागू नहीं होती है। मैं सामाजिक संबंधों के हाँ, संदर्भ में मैं बात कर उसी की रही हूँ। बात कर रहा हूँ। संबंधों के मामले में यदि आप बार बार खारिज कर रहे हैं तो इसमें सच में ये खतरा है कि आपको एक सही व्यक्ति के रूप में ना देखा जाए, क्योंकि बचपन की बात अलग है, मैच्योर होने के बाद जब आप संबंध अपने चुनते हैं तो ये अपेक्षा की जाती है कि आपने सोच समझ के चुना होगा। एक आध गलती हो सकती है, लेकिन बार बार होगी तो इसका मतलब आपके थॉट प्रोसेस में मिस्टेक्स हो रही हैं। यहाँ तो बात है विचारों की। अगर आप कहें कि मैंने पिछली बार इस पार्टी को वोट दिया था लेकिन इस बीच में मुझे लगा कि मेरा फैसला गलत था, इसलिए मैं इस बार इस पार्टी को वोट दूंगा, मुझे नहीं लगता कोई आपकी साख इससे खत्म होने वाली है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मुद्दों पर आपके फैसले क्या हैं, अगर वो बदल रहे हैं और तथ्यों के साथ बदल रहे हैं, आप समझा सकते हैं लोगों को कि मैंने क्यों अपनी राय बदली, तो इससे आपकी राय, आपके बारे में साख बेहतर ही बनेगी, खराब नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, पर्सनल सोशल रिलेशनशिप्स में बहुत फ्लक्चुएशंस अगर हैं तो ये संकेत है कि आप बहुत स्थिर मन से नहीं सोच पा रही हैं, वो बात सही भी है। तो मैंने पहले ही कहा था कि रिलेशनशिप्स की बात नहीं है, ये विचारों की बात है, मुद्दों की बात है। मुद्दों के मामले में आपकी राय समय के साथ बदले, तथ्यों के साथ बदले तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या परेशानी है। तब तो फिर सर जैसा कि समझाना होगा, अपना पक्ष रखना होगा, तो क्या हम फिर उसी प्रोसेस में फंसे रहेंगे? फिर अपना नहीं, परिश्रम हम कैसे तो करेंगे? फिर और एक बिंदु वो आता है जब आपको इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर साख की बात ही क्यों करनी। जैसे मेरी साख मेरे इलाके में शून्य है, इस मामले में मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा, मैं इतना क्यों सोचूं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं निश्चिंत हूं, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और कभी किसी से नाराजगी हो भी जाए ना, दुश्मनी मत कीजिए, उसमें टाइम बहुत खर्च होता है। सबसे अच्छा होता है इग्नोर कीजिए। एग्जैक्टली। जिक्र क्या, जुबां पे नाम नहीं, इससे बढ़कर इंतकाम नहीं। वाह, सोचिए ही मत, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सर। बैठिए बैठिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना समय निकाला, और जल्दी ही अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे फिर से। ठीक, धन्यवाद।
अब जो 3 नास्तिक दर्शन है उनमें से एक बहुत प्रसिद्ध दर्शन है चार्वाक। वहां से हम बात शुरू करेंगे। और जब चार्वाक का नाम सुनते हैं, जैसे मैंने आपसे चार्वाक का, आप सब उत्साहित हो गए। उत्साहित क्यों हो गए? क्योंकि हम सब अंदर कहीं ना कहीं चार्वाक ही हैं। हम ऊपर से बौद्ध हो जाते हैं, ऊपर से हम वेदांती हो जाते हैं, ऊपर से कभी जैन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से हम में से अधिकांश लोग जीवन के ठीक ठाक हिस्से में चार्वाक ही होते हैं। अपने चार्वाकपन को छिपाते रहते हैं, दबाते रहते हैं। वो भी ज़रूरी है, समाज में रहने की मर्यादाएं हैं, नियम हैं, उन सब का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन चार्वाक को सुन के मज़ा आता है। और जब मैं कहता हूँ चार्वाक, तो चार्वाक को लेकर जो छवि बनी हुई है, हमें ये भी समझना है कि वो छवि उतनी ठीक है नहीं। जो चार्वाक की छवि बनी हुई है, वो छवि बनी हुई है इन 2 सूत्रों से। और ये 2 सूत्र जो हैं बहुत प्रसिद्ध सूत्र हैं, चार्वाकों के नाम से चलते हैं। पहला है यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर, उधार लेकर भी पीना पड़े तो पियो, लेकिन घी पियो। हालांकि वो पीते कुछ और थे, लेकिन घी बोल रहे हैं यहाँ पर, घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य, एक बार देह के भस्मीभूत जल जाने के बाद पुनरागमनम कुतः, पुनः आगमनम कुतः, पुनः कहाँ आती है देह? शरीर फिर नहीं आता है। एक ही बार का जीवन है, उसी को भरपूर जीना है। और इस जीवन में खूब भोग करना है, सुख अर्जित करने हैं, ज़रूरी हो तो उधार लेके करने हैं, और मौज में रहना है, सुख से जीना है। ये पूरे भारतीय दर्शन में कोई दूसरा संप्रदाय नहीं कहता है। भारत के 9 स्कूल्स में से 8 कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। ये कहता है कि मोक्ष सिरफिरों का विचार है, कुछ नहीं रखा उसमें, सुख ही असली जीवन का ध्येय है, लक्ष्य है। इस वजह से इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होती है। दूसरे में तो और खतरनाक तरीके से बोल रहा है, ये मदिरा पान के बारे में समर्थन कर रहा है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतते भूतले, पीते रहो पुनः पीत्वा, फिर पीते रहो, यावत जब तक कि पतते गिर पड़ो भूतले जमीन पर। पियो पियो फिर पियो जब तक कि जमीन पर गिर ना पड़ो। और गिरने के बाद क्या करना है? उत्थायच पुनः पीत्वा, गिरने के बाद फिर हिम्मत समेट के उठना है। उत्थायच पुनः पीत्वा, उठो फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म न विद्यते, क्योंकि ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो दावा करता हो कि पुनर्जन्म होता है। यही जीवन है, यही काम करना है, पीना है, गिरना है, फिर उठना है, फिर पीना है, फिर गिरना है। अब इन श्लोकों से या इन सूत्रों से चार्वाक दर्शन की एक खास छवि बन गई है, बहुत नेगेटिव छवि है। ये भाव हमें पूरी परंपरा में दिखता है, ऐसा नहीं कि यहाँ दिखता है, और केवल भारत में दिखता है ऐसा नहीं है, पश्चिम में भी दिखता है। हर देश की परंपराओं में ऐसे भाव दिखते हैं। आधुनिक काल में भी अगर देखें तो मुझे 2 कवि ध्यान है, तो मैं उनकी कविता भी लिख के ले आया कि आप चाहें तो उसको एंजॉय कर सकते हैं। 1870s के आसपास एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि क्या, लेखक ज़्यादा थे, नाटक खूब लिखे उन्होंने, कई तरह की रचनाएं लिखी। उन्होंने एक नाटक लिखा भारत दुर्दशा, उसमें एक व्यंग्य गीत लिखा। उसमें मदिरा नाम का एक कैरेक्टर लोगों को समझा के बोलता है, मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, ब्रज भाषा में, शायद आप समझ पा रहे होंगे। मदवा पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही, मान हमारी बात। इस जगत में मद के बिना कोई सार नहीं, हमारी बात मान ले, मदवा पीले पागल जीवन बीत रहा है। ये व्यंग्य में कह रहे हैं भारतेंदु, सीरियसली नहीं कह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोग आमतौर पर इतने पीने के शौकीन हैं कि वो देश क्या समझेंगे। और एक कवि बहुत विख्यात हुए, हरिवंश राय बच्चन, आप जानते हो, उन्होंने पूरी किताब लिख दी मधुशाला। मधुशाला, वो खुद उसके पक्ष में कभी नहीं रहे। और दरअसल उस किताब में शराब जो मधु है उसका एक सांकेतिक अर्थ है, वो अध्यात्म का नशा ज्यादा है, पर दिखने में तो मधुशाला ही है। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिखी, जिसमें से एक बात तो यहां तक लिखी कि सांप्रदायिकता का समाधान करना हो, सबको पब में बिठा दो, सांप्रदायिक होंगे ही नहीं। मुसलमान और हिंदू 2 हैं, एक मगर उनका प्याला। वैसे अलग अलग हैं, प्याला एक ही है दोनों का। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, हाला मतलब शराब। दोनों रहते एक, न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते,
मंदिर मस्जिद जाते हैं तो अलग हो जाते हैं, उसके पहले एक ही हैं। बैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। तो मंदिर मस्जिद बंद करो, पब में बिठाओ लोगों को। हरिवंश राय बच्चन जी वो दरअसल ये कह नहीं रहे, आध्यात्मिक अर्थ में एक संकेत कह रहे हैं कि दरअसल जो झगड़े हैं धर्म को लेके हैं, मजहब को लेके हैं, और जो चीज़ें एक करती हैं वो अध्यात्म है। यहाँ मधु का मतलब दरअसल अध्यात्म है, लेकिन ये नाम उनके नाम से बड़ा विख्यात हुआ, ये छंद बहुत प्रसिद्ध हुआ। दरअसल चारवाक ऐसे हैं नहीं। ये चारवाकों के बारे में कुछ गलत फहमियाँ हैं, और आप देखना चाहें तो मैंने ये दोनों छंद लिख दिए हैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। चारवाक कौन है, इनका थोड़ा सा हम पहले परिचय हासिल कर लें और थोड़ा सा उस बैकग्राउंड को भी समझेंगे, क्योंकि दर्शन हो या कुछ भी विषय हो, जब तक आप उस ऐतिहासिक स्थिति को न समझें आप उसकी जड़ को नहीं पकड़ पाएंगे। कुछ दार्शनिक, मैं तो दर्शन का विद्यार्थी रहा हूं लंबे समय तक, पॉलिटिकल फिलोसफी का भी रहा हूं। मैंने सब कुछ पढ़ने के बाद एक चीज समझी कि किसी दार्शनिक को समझना है उसके देश काल की परिस्थितियां समझ लीजिए और खुद को वहां रखिए। आप पाएंगे कि आप खुद वो बोलने लग गए जो वो बोल रहा था, क्योंकि हर व्यक्ति दरअसल अपने देश काल परिस्थितियों का बाई प्रोडक्ट होता है। चारवाक भी थे, हम भी हैं, हम भी अपने समय के हिसाब से बोलते हैं, जो हमारा समय हमारा स्थान सिखाता है हमें। चारवाक कौन थे? एक बात आपके मन में आ सकती है कि इनका नाम चारवाक ही क्यों पड़ा। चारवाकों को चारवाक कहने के 3 व्याख्याएं हैं। पता किसी को नहीं, क्योंकि उस दौर का इतिहास पूरा मिलता नहीं हमें, पूरे टेक्स्ट हमारे पास नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि चारवाक शब्द चर्व धातु से बना है। धातु का मतलब होता है जो संस्कृत में रूट वर्ड्स होते हैं, जिससे क्रियाएं वर्ब्स बनती हैं, उसको बोलते हैं रूट। चर्व का मतलब संस्कृत में होता है चबाना। तो ये लोग चबा जाते थे। क्या चबा जाते थे? कुछ कहते हैं कि ये मुर्गा चबा जाते थे, बकरा चबा जाते थे, मछली चबा जाते थे। कुछ इनसे बहुत नाराज रहते हैं और बोलते हैं कि नहीं, ये नैतिक मूल्यों को ही चबा गए, क्योंकि इन्होंने पूरे एथिक्स मोरालिटी को ही चबा लिया, इसलिए इनका नाम चारवाक पड़ा। एक व्याख्या है, इंटरप्रिटेशन है, हमें नहीं पता कि सच है कि झूठ, व्याख्या ऐसी है। पर जैसी चारवाक का नाम मैंने बोला, आप सबका चेहरा चमक गया। उस जमाने में भी चेहरा चमकता था लोगों का, इसलिए कुछ लोगों ने कहा नहीं, जो चारवाक है वो दरअसल चारु प्लस वाक है। चारु का मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल। वाक मतलब अभिव्यक्ति, भाषा। ये लोग बड़ी सुंदर बातें बोलते थे, इंटरेस्टिंग बातें बोलते थे, इतनी अच्छी बातें बोलते थे कि लोग इनके दीवाने हो जाते थे। और दीवानों ने क्या कहा कि ये चारु वाक हैं, बहुत प्रिय बोलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? चारवाक हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई नहीं, चारवाक नाम का एक आदमी था, और क्योंकि बाकी सब चारवाक उसके फॉलोवर्स थे। चारवाक एक व्यक्ति नहीं था, सैकड़ों व्यक्ति थे चारवाक। ये ग्रुप का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि चारवाक एक पहला व्यक्ति था और बाकी सब उसके फॉलोवर्स थे, उस व्यक्ति का नाम चारवाक होने से। और ये चारवाक कौन था? तो कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि दर्शन दिया किसने, इस दर्शन के संस्थापक या इस दर्शन को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन हैं? आपको बड़ा आश्चर्य होगा, इस बात पर सहमति है कि इस दर्शन की स्थापना देवताओं के गुरु बृहस्पति ने की थी, इसलिए इसका एक नाम बृहस्पति दर्शन भी होता है। तो लोग बड़ा चकित हो जाते हैं, भाई देवताओं के गुरु बृहस्पति ऐसा खराब दर्शन क्यों देंगे? तो एक व्याख्या इस पर यह मानी जाती है कि देवताओं के गुरु ने दर्शन रचा था असुरों के लिए, दानवों के लिए, कि दानव लोग इसको पढ़ें, भोग में, सुख भोग में पागल हो जाएं, और जब वो सुखों के पीछे पागल हो जाएंगे तो उनको हराना, उन्हें पराजित करना आसान हो जाएगा। इसलिए एक यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से दर्शन गढ़ा गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि इन्हीं बृहस्पति के शिष्य थे चारवाक, और इन्हीं के फॉलोअर्स आगे चल के चारवाक होते गए। बृहस्पति हमारी परंपरा में एक नहीं है, हमारी परंपरा में बृहस्पति भी सैकड़ों के आसपास हैं। नहीं पता कि ये बृहस्पति कौन थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये बृहस्पति वही बृहस्पति हो सकते हैं जिनका नाम वात्स्यायन था। और ये वात्स्यायन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कामसूत्र नाम के ग्रंथ की रचना की थी, जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध ग्रंथों में से ग्रंथ है। और कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन भी एक चारवाक व्यक्ति थे। लेकिन वात्स्यायन संभवतः अगर इनसे अलग हैं तो थोड़े बात के रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति हुआ 6th सेंचुरी BC में इसी दर्शन का, जिसका बहुत एहसान है चारवाक दर्शन पर। उसका नाम था अजित केशकंबली।
पता नहीं आपने इसका नाम कभी सुना या नहीं सुना है, बहुत ही अलग किस्म का आदमी था। इसका नाम अजित इसलिए पड़ा कि इसको हराना लगभग नामुमकिन था तर्कों के मामले में। प्रसिद्ध था कि इससे कोई भिड़ा तो वही घायल होगा, तर्कों में, ऐसे नहीं, पहलवान नहीं था, दार्शनिक था। केश कंबली हमारी परंपरा में उन लोगों को बोलते हैं जो ह्यूमन हेयर से बने हुए कंबल पहनते हैं। इसमें थोड़ा सा मतभेद होता है कि ये व्यक्ति इस अर्थ में केश कंबली था या नहीं था, कई परंपराओं में तो मिलता है। मुझे थोड़ा सा डाउट है इस मामले में, क्योंकि आपको पता है कि जो केशों से कंबल बनता है वो क्यों पहना जाता है? एक गुण है तितिक्षा। तितिक्षा का मतलब होता है गर्मी सर्दी झेलने की ताकत। अगर आप अध्यात्म के रास्ते पे जाएंगे तो शंकराचार्य ने कहा कि तितिक्षा पहले देख लो अपने अंदर है कि नहीं है। बहुत गर्मी में भी आपको परेशानी ना हो, बहुत सर्दी भी आपको बेचैन ना करे, इस गुण को बोलते हैं तितिक्षा। और केश कंबल धारण करने का पर्पज है इस गुण का विकास करना, क्योंकि केशों से बना कंबल गर्मियों में और गर्म हो जाता है और सर्दियों में और ठंडा हो जाता है। तो टेम्परेचर है 0 के आसपास, आपने वो कंबल पहना, अब कंबल के अंदर टेम्परेचर -10 हो गया, झेलो इसको। गर्मियों में 40 है, आपने पहना 50 हो गया। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का तरीका है। लेकिन क्योंकि चारवाक लोग सुखवादी थे, इसलिए डाउट होता है कि अजित केश कंबली इस अर्थ में केश कंबली है या नहीं है। तो इतिहास में बहुत सारी बातें हमें नहीं पता, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, बस आइडिया होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 2 व्यक्ति को नाम ध्यान रखिए, अजित केश कंबली और वात्स्यायन। ये 2 व्यक्ति इस परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। चारवाक का एक दूसरा नाम लोकायत भी है, क्योंकि 2 वजहों से। एक तो ये दर्शन अकेला दर्शन भारत में है जो इहलोक समझते क्या होता है? ये वाला लोक हमारा जो दिस वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड, इहलोक को ही मानते हैं। इहलोक के बियॉन्ड कुछ नहीं मानते। ना ईश्वर है, ना आत्मा है, ना स्वर्ग है, ना नरक है, ना मोक्ष है, कुछ नहीं है। सब गप्पे हैं इनके हिसाब से। और क्योंकि ये पूरी भारतीय परंपरा का अकेला स्कूल ऑफ थॉट है जिसने कहा कि इस जगत के बियॉन्ड कुछ नहीं है, तो लोकायत नाम पड़ गया कि इस लोक को मानने वाले। कुछ लोग कहते हैं कि लोकायत इसलिए भी है कि लोक जीवन में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, आम आदमी इनसे बहुत प्रभावित हो गया था, इसलिए भी लोकायत कहते होंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये, चारवाक सबसे ज्यादा निंदित दर्शन है, सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड फिलॉसफी है, लेकिन हमें उसको एक मामले में बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? हमारे पास चारवाकों के बारे में कोई भी ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान नहीं है, और जब ऑथेंटिक सोर्स विद्यमान है ही नहीं तो हम कैसे जानते हैं उनके बारे में? सवाल ये है। कहते हैं कि जब इन लोगों ने लिखा, ये लोग बहुत गुस्से वाले आदमी थे चारवाक। ये उन लोगों में नहीं है जो बहुत संभल के बोलते हैं, ये खुल के बोलने वाले थे, बहुत मुखर लोगों में। आज के समाज में भी आप देखेंगे कुछ लोग पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में बहुत मुखर होकर बोलते हैं, किसी के भी विरोध में बोलेंगे, मुखर होकर बोलेंगे। कुछ लोग शालीन तरीके से बात करते हैं। चारवाक मुखर लोग थे, खुल के बोलते थे, एग्रेसिव लोग थे। इनका एग्रेशन किसकी तरफ था? वेदों की तरफ था, कर्मकांड करने वाले पुरोहितों की तरफ था, तो खूब उनको ऊट-पटांग बोलते थे। एक जगह तो लिखा है भांड धूत निशाचर, कि जो लोग कर्मकांड करते हैं वो भांड हैं, धूर्त हैं, निशाचर हैं, ऐसी बात लिखी उन्होंने। इससे जो वैदिक रास्ते पर चलने वाले लोग थे, कर्मकांडी लोग थे, पुरोहित लोग थे, इनसे बड़े नाराज रहते थे। इतिहास के कुछ लोग मानते हैं कि संभवतः इसी तनातनी में इन्होंने जो मूल रूप से लिखा होगा उसे नष्ट कर दिया गया होगा, क्योंकि हमारे पास वो सोर्सेज नहीं मिलते हैं। अब वो तो नष्ट हो गए, तो हम जाने कैसे इनको? सोच के देखिए कि ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुए अजित केश कंबली। ये टाइम का रेफरेंस ध्यान रखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग BC समझते हैं, बिफोर क्राइस्ट समझते हैं, ईसा पूर्व है ना। इसलिए ईसा पूर्व में कहूंगा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद 5वीं शताब्दी आई, तो ये मत सोचना 6 के बाद 5 क्यों आया। ईसा पूर्व है ना, ईसा के पूर्व से पीछे आ रहे हैं, इसलिए 6 के बाद 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, और ईसा पश्चात में चलेंगे तो 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, है ना। 6th सेंचुरी BC इस दुनिया के लिए कितनी महान शताब्दी है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मेरा तो मन हुआ कि एक पूरा वीडियो इसी पर बनाऊं, 6th सेंचुरी BC पे ही। चाइना हो, जापान हो, ग्रीस हो, भारत हो, इजराइल हो, इन सारे देशों में दर्शन की आग लग गई है 6th सेंचुरी BC में। पूरी आग, आंधी तूफान आ गया है। और ये सारा तूफान अगर एक ही सेंचुरी में दिख रहा हो तो आश्चर्य तो होता ही है, कुछ तो खास बात रही हुई उस समय।
6th सेंचुरी बीसी में अजित केशकम्बली हुए, इसी समय बुद्ध हुए, इसी समय महावीर हुए, इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस हुआ, इसी समय चीन में लाओ त्से हुआ, इसी समय जापान का शिंतो धर्म बना, इसी समय ग्रीस में पहला फिलोसफर थालेस या थेल्स हुआ, पाइथागोरस, पार्मेनाइडिस, हेराक्लाइटस, ये सब एक ही समय के लोग हैं, सब एक साथ जिंदा थे। ठीक इस सेंचुरी में जो आज का इजराइल है, वहां हजरत मूसा या मोसेस जिनको बोलते हैं, उनकी मृत्यु तो 1300 बीसी में हो चुकी थी, पर उनके जो ज्ञान की बातें थी उनको 5 पुस्तकों के रूप में, जिसको हम तौराह कहते हैं, संकलन किया गया। वो भी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की बात है। आज के ईसाई भी जिसको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं, उसमें उसका महत्व है, और यहूदियों में तो है ही। 24 में से 5 किताबें हजरत मूसा की लिखी हुई हैं, वो सब कुछ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हो रहा है। ऐसी क्रांति हुई है उस दौर में। उसी क्रांति में अजित केशकम्बली नाम का व्यक्ति भी हुआ। अब 6th सेंचुरी बीसी में जो कहा गया, लिखा गया, और ये ध्यान रखना है, चारवाक लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार नहीं हुए हैं। हमारे पास वैदिक साहित्य में जिक्र आता है सुखवाद का, जड़वाद का, जो इनका विचार है। उपनिषदों में इनका नाम लिखा हुआ मिलता, इसलिए संभावना है कि शायद ये कुछ और पहले हुए होंगे, लेकिन यहां पर आकर एक बड़ा आचार्य इनके पक्ष में खड़ा हुआ, इसलिए यहां से नाम नजर आता है। इनके बारे में हमारे पास जो पहली किताब मिलती है वो मिलती है 9th सेंचुरी एडी में। 1500 साल के बाद की पहली किताब मिलती है। एक जयराशि भट्ट नाम के आदमी हुए, उनकी किताब है तत्व विप्लव सिंह। उसमें थोड़ा सा वर्णन मिलता है कि ये कौन थे। वो पहला टेक्स्ट है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास लगभग 11th सेंचुरी में एक दूसरी किताब मिलती है, एक नाटक है, प्ले है, रूपक है संस्कृत का, प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र ने लिखा था। वो अकेली रचना है जो इनके पक्ष में लिखी गई है, छोटा सा, एकदम बहुत छोटा सा। और इनके बारे में जो 90% इंफॉर्मेशन मिलती है, कहां से मिलती है? 14th सेंचुरी में एक व्यक्ति हुए, विजयनगर एम्पायर, आप जानते होंगे। विजयनगर एम्पायर को जब हरिहर राय और बुक्का राय स्थापित कर रहे थे, उनके गुरु थे एक व्यक्ति, श्रृंगेरी मठ के भी गुरु थे, उनका नाम था माधवाचार्य विद्यारण्य। उन्होंने एक किताब लिखी, बड़ी अच्छी सी किताब लिखी। उस किताब का नाम था सर्वदर्शन संग्रह। भारत के सभी दर्शनों के बारे में विस्तार से लिखा। चारवाकों के बारे में जितने सूत्र हमें मिलते हैं मुख्य रूप से उसी किताब से मिलते हैं। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, उन्होंने कहां से ढूंढा, चारवाकों ने क्या कहा, हमें नहीं पता। चारवाकों की आलोचना करने के लिए बाकी दार्शनिकों ने जो लिखा, उसमें उनके बारे में जिक्र किया, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। जैसे मान लीजिए बौद्ध लोग चारवाकों की आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं चारवाक ये कहता है, जबकि सही बात ये है। अद्वैत वेदांत कह रहा है कि चारवाक तो मूर्ख लोग ये कहते हैं, इतना भी नहीं समझते हैं, सच तो ये है। जहां जहां उनका क्रिटिसिज्म है, वहां से पता लगता है कि वो क्या बोलते थे। और ये हमेशा ध्यान रखना है, जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम कई बार बहुत ऑनेस्ट नहीं हो पाते। हम उसकी बात को उसके मंतव्य के साथ एग्जैक्टली नहीं लेके आते, हम उसकी बात का कुछ हिस्सा गायब कर देते हैं। हम भी ऐसा करते हैं, उस समय के लोग भी करते होंगे। ऐसा थोड़ी ना तब भगवान थे, अब दानव लोग रहते हैं। हम भी तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं भाई, तो उस समय भी ऐसे लोग थे। जब हमें किसी की आलोचना करनी होती है, हम उसका पर्सपेक्टिव कभी नहीं लेके आते। कहा जाता है कि हर व्यक्ति दूसरों के मामले में जज और अपने मामले में वकील होता है। अपने वकील बन के घूमता है हर आदमी, और दूसरों के मामले में तुरंत जज बन जाता है कि ये तो है ही गंदा, ये तो है ही ऐसा। तो जब आप किसी के क्रिटिसिज्म से किसी को समझेंगे, ऐसा आपके जीवन में भी होता होगा ना, कि एक्स नाम का आदमी आप नहीं जानते, वाई को आप जानते, और वाई ने बताया यार बड़ा घटिया इंसान है, उससे मिलना मत कभी। एक इमेज पहली बन गई आपके दिमाग में। अब जीवन में पहली बार वो जब मिलेगा, उसको तो पता भी नहीं है, उसे कई महीने तो लग जाएंगे उस इमेज को ब्रेक करने में ही, तब जाके आप न्यूट्रल होकर उसके बारे में बात सोच पाएंगे। ये इनके साथ भी हुआ। हो सकता है कि सच में इन्होंने ऐसी ही बातें कही हों, हो सकता है इनकी बातों को डिस्टॉर्ट करके आगे पेश किया गया हो। इसलिए दर्शन की किताबों के लिखने वाले, चाहे डॉक्टर राधाकृष्णन, बहुत महान दार्शनिक हुए भारत में, जो राष्ट्रपति भी थे हमारे देश के, उन्होंने भी कहा कि जब चारवाकों की बात होगी तो हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट उनको देना पड़ेगा। हो सकता है कि हम उनके बारे में ठीक से ना जानते हों। प्रोफेसर हिरियन्ना, बहुत प्रसिद्ध आचार्य हुए, उन्होंने भी बात कही कि चारवाकों के मामले में हमेशा ध्यान रखना है कि हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं और गालियों के रूप में जानते हैं।
ये ऐसी बात हुई कि किसी को कोई 4 गालियां दे रहा था, आपने वही नोट कर ली कि ये आदमी ऐसा है, और आप सबको बताते चल रहे कि ये आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। 4 गालियां थी। ये क्या तरीका हुआ जानने का? और इसलिए पहले से निष्कर्ष लेके नहीं चलेंगे, बल्कि हम सोचेंगे। एक ऐसा वाक्य बोल दिया, बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है, मतलब मेरे फेवरेट, अगर 10 वाक्य होंगे तो उनमें से एक वाक्य ये भी फेवरेट है। उसने कहा कि संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। गजब का वाक्य बोला है। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है? मस्त रहना। उनसे पूछो भी तुम क्या चाहते हो? अरे कुछ नहीं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं। अच्छा, उनको देखो, फिर आप नाले में लौट रहे सूअर को देखो, आप पाएंगे दोनों का जीवन दर्शन समान है। वो नाले के अंदर है, खा भी रहा है, पी भी रहा है, वापस उसको मतलब सब चीज नहीं उपलब्ध है खाने पीने के लिए, और गुलट भी रहा है जोर जोर से पानी के अंदर, ठंडे ठंडे पानी में, उसको त्वचा को सुख मिल रहा है ठंडक का, और मस्त रहता है। इनको तो फिर भी चिंता घर बार की है, घर जाऊंगा, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो वो चिंता भी ज्यादा नहीं है। इतना निश्चिंत जीव। लेकिन उस सूअर को कभी समझ नहीं आएगा कि वो कितनी गंदी चीजें खा रहा है, समझ नहीं पाएगा बेचारा, क्योंकि उसका टेस्ट खराब है, कच्चा किस्म का है। इसलिए उसको ऊंचे सुखों का महत्व नहीं पता। किसी सूअर से पूछो कि भाई तुमने कभी क्लासिकल संगीत सुना है? वो कहेगा बैठो सुनाता हूँ। फिर वो 3-4 गुलटी मारेगा पानी के अंदर, आवाज आएगी, यही क्लासिकल संगीत है हमारा तो। और आप कहेंगे नहीं यार नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम समझ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो सूअर संतुष्ट होता है। ये उन मनुष्यों के लिए कहा है जो खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं। 4 बज गए हैं लेकिन पार्टी अभी बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। आंटी पुलिस बुला लेगी पर पार्टी यूं ही चलेगी। ये जो इस प्रकृति के लोग हैं जिनको कुछ मतलब नहीं, खाना पीना, डांस करना, मस्त रहना, आज ये पी लिया, कल वो पी लिया, मतलब उसी में नशे से मुक्त हुए तो फिर पी लिया, फिर जैसे फ्री हुए नशे से फिर पी लिया, और इस प्रकार हमेशा नशे और नशे मुक्ति के बीच में डोलते रहते हैं। और ऐसे लोगों को देख के मेल ने कहा कि तुम ना संतुष्ट सूअर हो। तो उन लोगों ने पूछा हमसे बेहतर कौन है? बोले तुमसे बेहतर असंतुष्ट मनुष्य है, पढ़ा लिखा मनुष्य है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है ना, शुद्ध धार्मिक व्यक्ति, उसको कोई संदेह नहीं होता है, उसके पास हर प्रश्न का उत्तर है। आप उसे पूछे दुनिया कैसे बनी? ब्रह्म जी ने बनाई थी। कैसे बनाई थी? तो ऐसे बनाई थी। क्यों बनाई थी? तो इसलिए बनाई थी। जहां सवाल फंस गया, लीला है। हर प्रश्न का जवाब उसको रटा हुआ है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान हनुमान, सब पता है उसको। जिस भी धर्म का अपनी धर्म की कहानियों से रटी हुई है। अगर आप उससे कुछ सोचने की उम्मीद करेंगे, सोचने से मना कर देगा, क्योंकि सोचने में ना पेन होता है, पीड़ा होती है। जो बने बनाए विश्वास हैं, जब वो उन पर चोट होती है ना, तो झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है आदमी अंदर ही अंदर। और उसके बाद जब तक उसको नया सेट ऑफ आंसर्स ना मिल जाए, बेचैन रहता है। उसे कितने बच्चे मिलते हैं कि सर जो धारणाएं थी वो टूट गई, नई बनने रही है, तो बहुत बेचैनी में गुजर रहा है, उसको ठीक कर दो। मेरा ठीक हो रहा, मैं वो कैसे ठीक कर दूं? तो ये ठीक थोड़ा ना होता है, ये तो सामान्य बात है। समझदार होने की प्रक्रिया में गुजरना ही तो पड़ेगा। एक कवि ने बड़ी अच्छी बात लिखी, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार करने के लिए नदी में उतरना पड़ता है। और जो नदी पे पुल बना के पुल पार कर लेते हैं, सोच से नदी पार कर ली, ऐसे नहीं होता है। नदी में उतरोगे, गहरे धंसोगे, फिर पार करोगे, तब पार होगा। ऐसे कैसे पार हो जाएगा? बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। इन उलझनों से गुजरे बिना क्लैरिटी नहीं आती है। क्लैरिटी आने के लिए इन उलझनों में डूबना पड़ता है, इससे कोई नहीं बच सकता है। इसलिए संतुष्ट सूअर से बेहतर वो मनुष्य हैं जो असंतुष्ट हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, गुत्थियों में उलझे हैं, चिंतन में उलझे हैं। उनके पास स्पष्ट उत्तर नहीं है। वो हमेशा खाते पीते मस्त नहीं रहते हैं। वो दुनिया की समस्याओं को देखते हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं, वो उनसे बेहतर है। और जो मनुष्य संतुष्ट हैं, उनसे बेहतर है असंतुष्ट सुकरात। क्योंकि सुकरात लगा हुआ है उन प्रश्नों की खोज में जिनका उत्तर कोई ढूंढ नहीं पाया अब तक। सुकरात को तो हर प्रश्न पे चिंतन की क्लैरिटी चाहिए। वो सोचता है, रात रात भर सोचता रहेगा, क्योंकि उसको ज्ञान चाहिए। और ज्ञान की खोज में व्यक्ति को बहुत रत जगह करने पड़ते हैं, बेचैनियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए सुकरात की बेचैनियां हनी सिंह की मस्ती से महान है, और सूअर की मस्तियां किसी मनुष्य जो मस्त टाइप का है उसकी तुलना में और निकृष्ट किस्म की है। तो ये कथन कभी आपके सामने आ जाए, ये आप खुद निबंध में कोट करना चाहें, तो संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है असंतुष्ट मनुष्य होना, और संतुष्ट मनुष्य होने से बेहतर है असंतुष्ट सुकरात होना। सुकरात होने का अपना मतलब है, सुकरात ज्ञान की खोज में लगेगा, ठीक,
तो एक पक्ष तो ये स्पष्ट हो गया। फिर किसी ने इतना ही पूछा कि मिल अच्छा समझ गए हम, अब हमको तो सुअर तो नहीं मान सकते, तो हम भी कहेंगे कि अब ठीक ही बात कह रहे हैं। अब बस ये बता दो कौन सा सुख गुणात्मक रूप से कितना अच्छा है, इसकी पहचान कैसे करें, इसका पैमाना क्या होगा? इसका पैमाना कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है। किसी को ये वाला सुख ज्यादा महान लगेगा, किसी को वो वाला सुख ज्यादा महान लगेगा। तो मिल ने एक बात कह दी, उसने कहा जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे पूछिए। एक्सपीरियंस व्यक्ति से, अनुभवी व्यक्ति से इस मामले में सलाह लेनी चाहिए। और उसने कहा कि आपके आसपास ऐसे कुछ व्यक्ति होंगे जिन्होंने जीवन के बहुत सारे पक्षों को, बहुत सारे दुखों को, बहुत सारे सुखों को अपने ऊपर झेल कर जिया होगा, जिन्होंने भिन्न भिन्न सुखों को अपनी उम्र के अलग अलग पड़ाव में कंज्यूम किया होगा, उनका आनंद लिया होगा। ऐसा व्यक्ति जो समझदार भी हो, ऐसा समझदार व्यक्ति जिसने अपने जीवन के विभिन्न दौरों में अलग अलग प्रकार के सुखों का भोग किया है, यदि आप उससे पूछेंगे कि आप बताएं कि इनमें से कौन से सुख का स्तर कौन सा है, तो वो आपको सही उत्तर दे पाएगा। और इस मामले में इसके अलावा कोई उपाय नहीं है कि आप अपने आसपास किसी समझदार अनुभवी व्यक्ति से इस बात का उत्तर मांगे। तो ये तरीका ये है। पर ये कहते ही इसमें ऑब्जेक्टिविटी बची, सब्जेक्टिविटी आ गई। सब्जेक्टिविटी आ गई क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग राय दे सकता है। पर मिल कह रहे हैं कि इसका हमारे पास कोई दूसरा तरीका है नहीं। तरीका इसका एकमात्र यही है कि जिन लोगों ने अनुभव किया हुआ है जीवन का, उनसे पूछें, वो आपको ज्यादा अच्छा सलाह दे सकेंगे। होता क्या है कि व्यक्ति जीवन के जिस दौर में होता है उसको लगता है कि बस इतिहास में पहली बार ऐसा मेरे साथ ही हो रहा है, जबकि लगभग सब लोग उस दौर से गुजर चुके होते हैं। और सार्थ ने बड़ी अच्छी बात कही है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय लें, ये सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं है। आपसे कई लोग इंस्पायर होंगे, कई लोग आपको फॉलो करेंगे, बता के ही नहीं करेंगे, कई बार बिना बताए भी करेंगे। और यदि आपने एक गलत निर्णय लिया, पर क्योंकि कई लोग आपको बहुत सम्मान देते हैं, तो वो ये मन में बिठाएंगे कि इसने निर्णय लिया था तो सही ही लिया होगा, हम भी ऐसा ले लेते हैं। आपका एक गलत निर्णय समाज में बहुत व्यक्तियों की जिंदगी चौपट कर सकता है। इसलिए कोई भी निर्णय सही लेना सिर्फ खुद के प्रति जिम्मेदारी नहीं, ये पूरे समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है। ये बात सार्थ ने कही है। सार्थ कौन है? किस विचारधारा से? अस्तित्ववाद से। क्या तुमने कभी सोचा है, शब्दों की भीड़ में सबसे गहरी सच्चाई अक्सर खो जाती है। मनुष्य बोलता है, बिना रुके बोलता है, लेकिन क्या बोलने से कभी समाधान आया है? जरा अपने जीवन को देखो। झगड़े कब बढ़ते हैं? जब शब्द बढ़ते हैं। रिश्ते कब टूटते हैं? जब शब्द हथियार बन जाते हैं। और शांति कब आती है? जब कोई कुछ नहीं कहता, बस चुप रह जाता है। लोग सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। शब्दों से बहस करना आसान है, लेकिन चुप रहना, अपने अहंकार को रोकना, यह है असली ताकत। चुप्पी का मतलब सिर्फ मुंह बंद करना नहीं है। चुप्पी का मतलब है अपने भीतर स्थिर होना। शब्द बाहर से आते हैं, लेकिन मौन भीतर से उठता है। शब्द बोरोड हैं, किताबों से, समाज से, दूसरों से, लेकिन मौन तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अस्तित्व की आवाज। तुम सोचते हो जो ज्यादा बोलता है वो बुद्धिमान है, लेकिन देखो बाजार में, राजनीति में, मीडिया में कितना शोर है। क्या वहां सच मिलता है? नहीं, सच तो वहां मिलता है जहां शोर खत्म हो जाता है। मौन तुम्हें भीतर ले जाता है, और भीतर मन हमेशा भागता है, कभी मोबाइल की तरफ, कभी टीवी की तरफ, कभी बेकार की सोच की तरफ। ये मन चाहता है कि तुम बोलते रहो, सोचते रहो, भटकते रहो, क्योंकि अगर तुम चुप हो गए तो मन की असलियत सामने आ जाएगी। एक पल को आंखें बंद करो, कुछ मत बोलो, सिर्फ अपनी सांस को महसूस करो। तुरंत देखोगे मन बेचैन हो गया। वो कहेगा कुछ सोचो, कुछ बोलो, क्योंकि मौन में मन की सत्ता खत्म हो जाती है। इसीलिए मौन इतना कठिन लगता है। लोग कहते हैं हम ध्यान नहीं कर पाते। असल में ध्यान करना नहीं है, सिर्फ चुप रहना है, लेकिन वही सबसे कठिन है। तुम्हें लगता है कि जिंदगी में जीतने के लिए शब्द चाहिए, नौकरी में शब्द, रिश्तों में शब्द, समाज में शब्द, लेकिन याद रखो शब्द लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, पर मौन दिल को छू लेता है। कभी गौर किया है, जब दो प्रेमी एक दूसरे को देखते हैं तो वहां शब्द नहीं होते, सिर्फ चुप्पी होती है, और वही चुप्पी सबसे गहरी भाषा है। मौन तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। लोग सोचेंगे कि तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ही उनका जवाब है, क्योंकि मौन वहां बोलता है जहां शब्द हार जाते हैं। बहस में शब्दों से जीतने वाला सिर्फ अहंकार जीतता है, लेकिन बहस में चुप रह जाने वाला वो आत्मा को जीत लेता है।
आज दुनिया शोर से भरी है, हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अगर तुम सुनना सीख जाओ तो तुम भीड़ से अलग हो जाते हो, और सुनना तभी संभव है जब तुम भीतर से मौन हो। मौन का एक और रहस्य है, ये तुम्हें गहराई देता है। जैसे झील में जब हवा रुक जाती है तो पानी साफ दिखने लगता है, वैसे ही जब भीतर का शोर रुक जाता है तो आत्मा साफ दिखने लगती है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन क्या तुम जानते हो, सबसे बड़ा मंदिर मौन है, जहां कोई मंत्र नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ तुम्हारा शांत हृदय है। मौन को अगर तुमने साध लिया तो तुमने खुद को साध लिया, क्योंकि शब्दों से बनी पहचान झूठी है, लेकिन मौन से निकली पहचान सच्ची है। मौन सिर्फ बाहर की चुप्पी नहीं है, मौन का असली अर्थ है भीतर की स्थिरता। अगर भीतर शोर है तो बाहर का मौन सिर्फ अभिनय है, और अगर भीतर मौन है तो भीड़ में खड़े होकर भी तुम शांत रह सकते हो। लोग कहते हैं मन को काबू में करना कठिन है। हाँ, कठिन है, क्योंकि मन को काबू करने की कोशिश ही गलत है। मन से लड़कर तुम कभी जीत नहीं सकते, लेकिन मौन में उतरकर मन अपने आप हार जाता है। मन एक जंगली घोड़े की तरह है, जितना रोकोगे उतना उछलेगा, लेकिन अगर तुम चुप हो जाओ तो घोड़ा थक जाएगा और अंत में वो खुद रुक जाएगा। इसीलिए मौन कोई दबाव नहीं है, मौन एक सहज प्रवाह है। तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ कुछ न करना है। क्या तुमने कभी गौर किया, जब तुम क्रोधित होते हो तो शब्द तुरंत बाहर कूद पड़ते हैं, लेकिन अगर उस पल तुम एक सांस लेकर चुप रह जाओ तो क्रोध का ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो जाता है। यही मौन की ताकत है। मौन सिर्फ भावनाओं को शांत नहीं करता, बल्कि तुम्हें गहराई भी देता है। एक साधारण इंसान शोर में खो जाता है, लेकिन जो मौन में जीना सीख गया वो साधारण से असाधारण हो जाता है। तुमने सुना होगा, श्रेष्ठ मानव वही है जो परिस्थितियों के शोर में भी भीतर से मौन रहे, क्योंकि वही इंसान है जिसे हालात हिला नहीं सकते। सोचो, भीड़ गाली दे रही है, तुम्हें नीचा दिखा रही है। अगर तुम भी जवाब दोगे तो तुम भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, लेकिन अगर तुम मौन रहोगे तो तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। और यही मौन तुम्हें भीड़ से अलग करता है। भीड़ प्रतिक्रिया देती है, भीड़ शोर करती है, लेकिन मौन साधक वो सिर्फ देखता है, सुनता है और भीतर मुस्कुराता है। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं, लेकिन मौन असली शक्ति है, क्योंकि मौन तुम्हें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है, और जो प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गया वो किसी के वश में नहीं रह सकता। अगर तुम मौन में जीना सीख जाओ तो कोई तुम्हें उकसा नहीं सकता, कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम अडिग हो जाते हो, और यही अडिगता है सच्ची स्वतंत्रता। सोचो, अगर हर बार तुम मौन रह पाते तो कितनी गलतियां बच जाती, कितने रिश्ते टूटने से बच जाते, कितने अनावश्यक शब्द बाहर आने से रुक जाते। मौन तुम्हें विवेक देता है, यह बताता है कि कौन सा शब्द बोलना है और कौन सा शब्द भीतर ही रोक देना है। और जब तुम्हारे शब्द मौन से निकलते हैं तो वे शब्द जहर नहीं, अमृत बन जाते हैं। जैसे संगीत में सुर तभी सुंदर लगता है जब उसके बीच मौन हो। अगर सिर्फ शोर हो तो संगीत नहीं रह जाता। वैसे ही जीवन भी सुंदर तभी है जब उसके बीच मौन हो। तुम्हारे भीतर अगर मौन है तो तुम्हारा हर काम एक ध्यान बन जाता है। चलना ध्यान है, बैठना ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, क्योंकि जड़ उस मौन में है। मौन तुम्हें वर्तमान में खड़ा कर देता है। मन हमेशा अतीत और भविष्य में भागता है, लेकिन मौन सिर्फ अभी है। यही पल है, यही जीवन है। अगर तुम इस मौन को जी लो तो तुम्हें किसी किताब, किसी गुरु, किसी धर्म की जरूरत नहीं। मौन खुद सबसे बड़ा गुरु है, मौन खुद सबसे बड़ी प्रार्थना है। क्या तुमने कभी गौर किया है, किसी झगड़े में, किसी बहस में जब सामने वाला बोलता ही चला जाता है और तुम सिर्फ चुप रहते हो तो थोड़ी देर बाद वही बेचैन हो जाता है। वो सोचने लगता है, ये क्यों नहीं बोल रहा, क्या ये मुझे छोटा समझ रहा है, क्या ये मुझे नजरअंदाज कर रहा है। यहीं से मौन की असली शक्ति शुरू होती है। मौन सामने वाले के भीतर आईना रख देता है, और इंसान आईने से डरता है, क्योंकि आईना उसकी सच्चाई दिखाता है। जब तुम चुप रहते हो तो सामने वाला अपने ही शब्दों से उलझने लगता है, वो खुद को ही काटने लगता है, उसके तर्क खुद ही गिरने लगते हैं और तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
यही कारण है कि मनोविज्ञान कहता है मौन सबसे बड़ा हथियार है। यह सामने वाले को असहज कर देता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर चुप्पी से लगता है। सोचो, कोई गुस्से में तुम्हें गाली दे रहा है और तुम शांत खड़े हो। वो जितना बोलेगा उतना थकेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा तो प्रतिक्रिया चाहती है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी वो उसकी आग को हवा नहीं देती। मौन सिर्फ तुम्हें मजबूत नहीं बनाता, बल्कि सामने वाले की पोल भी खोल देता है। जो जोर जोर से बोल रहा है असल में वही भीतर से सबसे कमजोर है, क्योंकि ताकतवर को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन एक सवाल बनकर सामने वाले पर खड़ा हो जाता है, वो सवाल जिसे वो टाल नहीं सकता, क्योंकि चुप्पी बोलती नहीं लेकिन असर करती है, और यह असर गहरा होता है, इतना गहरा कि सामने वाला खुद को तुम्हारे सामने नंगा महसूस करने लगता है। याद रखो, जितनी आवाज बाहर है उतना ही शोर भीतर है, और जितना मौन भीतर है उतनी ही स्थिरता बाहर है। लोग बहस में इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं। उनके शब्द उनके गुस्से से निकलते हैं, उनकी चोट से निकलते हैं, और जब शब्द चोट से आते हैं तो वे चोट पहुंचाते भी हैं। लेकिन जो मौन से बोलता है वो शब्द इलाज बन जाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि जब तुम मौन रहते हो तो सामने वाला प्रोजेक्शन करता है, वो अपनी ही असुरक्षा, अपना ही डर तुम्हारे ऊपर डालने लगता है। उसे लगता है तुम उसे जज कर रहे हो, वो खुद अपनी गलती मानने लगता है बिना तुम्हारे कुछ कहे। इसलिए मौन कोई खालीपन नहीं है, मौन एक अदृश्य तलवार है। ये काटती नहीं, लेकिन सामने वाले को भीतर तक घायल कर देती है। लेकिन ध्यान रहे, मौन का अर्थ कायरता नहीं है। अगर तुम डर के कारण चुप हो तो वो मौन नहीं है, वो कमजोरी है। सच्चा मौन तभी है जब तुम भीतर से मजबूत हो, जब तुम्हें बोलने की कोई जरूरत ही न लगे, जब तुम्हारा अस्तित्व ही पर्याप्त उत्तर बन जाए, तभी मौन एक शक्ति बनता है। वरना वही मौन तुम्हें गुलाम भी बना सकता है। बहुत से लोग चुप रहते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी दबाव की है। वो चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है, वो चुप हैं क्योंकि उन्हें आदत है। ऐसा मौन तुम्हें तोड़ देता है। सच्चा मौन वो है जो तुम्हें जोड़ता है, जो तुम्हें भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि सामने वाला तुम्हारे मौन से कांप उठे। इस मौन की साधना करनी पड़ती है। ये अचानक नहीं आता, ये अभ्यास है। जैसे तीरंदाज बार बार अभ्यास करता है, वैसे ही साधक बार बार मौन में उतरता है। धीरे धीरे मौन उसकी आदत नहीं, उसकी पहचान बन जाता है। और जब मौन पहचान बन जाए तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। मौन का असली अर्थ सामने वाले को हराने में नहीं है। मौन की सबसे बड़ी ताकत है स्वयं पर विजय, क्योंकि जिसने खुद पर विजय पाली उसे किसी को हराने की जरूरत ही नहीं रहती। मौन कोई तकनीक नहीं है, मौन तो हमारा स्वभाव है, लेकिन हम उसे भूल गए। हमें हर पल शोर चाहिए, बाहर का शोर हो या भीतर का। मन लगातार बोलता रहता है, अतीत की बातें, भविष्य की चिंताएं। ये निरंतर चलता हुआ रेडियो हमें मौन में उतरने ही नहीं देता। और जब मन इतना शोर से भरा हो, तब न हम किसी और को सुन पाते हैं, न अपनी आत्मा को। मौन का अर्थ है मन को शांत करना, सिर्फ जुबान से नहीं, भीतर से। जब भीतर का शोर थमता है, तभी पहली बार हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं। यही मिलन है आत्मस्वामित्व। बहुत लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ है भाग जाना, डरना, लेकिन यह बिल्कुल उल्टा है। मौन सबसे बड़ा साहस है। बोलना आसान है, चिल्लाना आसान है, शोर मचाना आसान है, लेकिन मौन में बैठना कठिन है, क्योंकि मौन हमें हमारे असली चेहरे से मिलाता है। और अपने असली चेहरे से मिलना सबसे डरावना अनुभव है। दुनिया को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन मौन में खुद को धोखा नहीं दिया जा सकता। जो मौन में बैठ सकता है वही वास्तव में साहसी है। साधारण इंसान सोचता है कि सत्ता का अर्थ है दूसरों को नियंत्रित करना, लेकिन सच्ची सत्ता का अर्थ है खुद को नियंत्रित करना। मौन में होने पर कोई हमें उकसा नहीं सकता, कोई हमें गुस्से में नहीं ला सकता। यही असली विजय है। जिसे कोई छीन न सके वही हमारी असली संपत्ति है। मौन वह खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। मौन का अर्थ केवल शक्ति नहीं, प्रेम भी है। जब हम मौन में उतरते हैं तो हृदय खुल जाता है। अब दूसरों को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मौन ही प्रेम बन जाता है, उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। शब्दों से दिया गया प्रेम सीमित होता है,
लेकिन मौन से दिया गया प्रेम असीमित होता है। सबसे बड़ा बंधन है दूसरों की राय। हम हर वक्त डरते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। यही डर हमें गुलाम बना देता है, लेकिन मौन हमें इस डर से मुक्त करता है। अब हमें स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, अब हमें साबित करने की भूख नहीं रहती। यही है स्वतंत्रता। मौन की साधना सरल है। हर दिन कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकालो, बिना मोबाइल, बिना किताब, बिना बातचीत, सिर्फ मौन। शुरू में कठिन लगेगा, मन शोर करेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे यही मौन घर बन जाएगा, यही मौन शक्ति बन जाएगा, यही मौन पहचान बन जाएगा। मौन का अर्थ है आत्मस्वामित्व। मौन का अर्थ है साहस, प्रेम और स्वतंत्रता। बहस जीतने से बड़ी कोई जीत नहीं है, बल्कि खुद पर जीत सबसे बड़ी है, और यह जीत केवल मौन से संभव है। कमजोर चिल्लाता है, मजबूत मौन रहता है, और ज्ञानी मौन का चयन करता है।